हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। एक मैं हैंड फ्री वगैरह सेटअप कर लूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करते हैं। हाँ, बस ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो। वालेकुम सलाम। आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही आप में से मुझे किसी की भी। हेलो। आवाज़ इस टाइम किसी की भी नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है आपकी में से किसी को? हेलो। यस, आवाज आ रही है। हेलो। 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 हाँ, जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बोले, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हमें आवाज आ रही है। चलिए, बस ठीक हो गया। चलो, सेटिंग नहीं हुई थी, इस वजह से वो मसला हो रहा था यहाँ पे। मुझे नहीं आवाज़ आ रही थी आपको।
ओके। सही है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो मैं भी घर से ऑन कर रहे थे, तो मैं अभी आया था तो इसलिए लेट हो गया था आते हुए मैं। हम्म, एक घंटा है बस, जो सेटअप करूँ पाँच मिनट। सर बाकी स्टूडेंट जो हैं वो वेटिंग पे हैं, तो उनको मीटिंग में काइंडली ज्वाइन कर लें। मैंने ज्वाइन कर लिया था, मैं देख लेता हूँ कौन वेटिंग इस टाइम पे। ओके एक है, सर। ठीक है, मैंने पहले भी किया उनको लिंक, लेकिन है ना उन्होंने हुआ नहीं है उससे वहाँ पे। ज्वाइनिंग ही आ रही है। ठीक होगा, ज्वाइन होगी सारे। स्क्रीन आपको शो हो रही है सबको? यस सर, हो रही है। चलिए बस ठीक है, मैं इसको अभी स्टार्ट करते हैं आगे से। हम्म, ठीक हो गया। अच्छा, आज हम जो है ना उसके बारे में मजीद मैंने आपको बताया था कुछ दिन, हम मेटा टैग वगैरह का मिस करके थे, उसको हम रीड आउट करेंगे मेटा टैग का। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि मल्टीमीडिया वगैरह हमारे कैसे काम करते हैं इसमें। मल्टीमीडिया के अलावा हम लोग आज एक लेआउट की एग्जांपल देखेंगे कि हम लोग टेबलर फॉर्म और एचटीएमएल के थ्रू उसको कैसे बना, मतलब डिव्स के थ्रू कैसे हम अपना लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग दूसरी तरह से कैसे हम उसको डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मेटा के साथ। मैं इस एग्जांपल को ओपन करता हूँ, फिर आपको इसमें क्लियरली नज़र आ जाएगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं आज, इसमें क्या देखेंगे। ठीक है, ओपन करता हूँ इसे। हाँ, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो मेटा होता है, मैंने उस दिन भी बताया था कि मेटा का ये होता है कि हम लोग जब मेटा की फाइल बनाते हैं, वो हमारे पास बेसिकली जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उसके बारे में डिटेल वगैरह के लिए यूज़ करवा रहे होते हैं मेटा टैग्स। ये हमारे पास हेड के सेक्शन में पड़े होते हैं, तो उसको हम जो रखवाते हैं। मेटा टैग नॉर्मली डिस्प्ले नहीं होते, लेकिन इसका पर्पज़ यही होता है कि डॉक्यूमेंट्स के कीवर्ड्स बताने हैं, कि मतलब अगर कोई एसईओ कर रहा है तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उनको इसका आइडिया हो जाता है कि जी हमारे पास कीवर्ड्स क्या रखे हुए हैं, या फिर जिस बंदे ने फाइल बनाई है उसकी फाइल की डिटेल पता लग जाती हैं, या नंबर ऑफ द अदर चीज़ें होती हैं जो उसमें दिखा रहे होते हैं। अगर हम इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो आप देखेंगे मेटा के अंदर ये हमारे पास हेड आता है, हेड के अंदर हमने मेटा का टाइटल आता है, तो इसके अंदर हमने रखे होते हैं। अभी हम मेटा के एग्जांपल का मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ उसका, फिर हमें उसका आइडिया हो जाएगा कि मेटा के साथ हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं मेटा टैग्स का। तो सिंपल ये मेटा टैग्स के लिए क्या हो रहा होता है कि हमने ये मेटा टैग्स डिफाइन करवाए हैं, उसके अंदर ये ऑथर नेम, ये डिटेल वगैरह ये चीज़ें रख रहा होता है। ये शो नहीं हो रही होती, लेकिन जब हमारे पास ये बेसिकली उसमें आते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह होता है, तो उससे मिल जाती है इन्फॉर्मेशन, या हमें ये पता लग रहा होता है कि ये किस पर्पज़ के लिए बनी थी, इसका डिस्क्रिप्शन क्या था इस फाइल का, और इसका करेक्टर से चार सेट वगैरह कौन सा यूज़ किया।
बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि हमने फाइल किस पर्पज़ के लिए बनाई थी, या फिर हम लोग उसको देखेंगे तो ये इन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर वो सर्चिंग वगैरह के लिए यूज़ हो रहा था कि हम नेट से सर्च करते हैं कुछ चीज़ें तो वो हमारी लिस्टिंग वगैरह के लिए करवा के दिखाता है। अगर हम इस फाइल का जाके सोर्स कोड देखें, अभी तो ये मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया था, मैं कंट्रोल यू करूँगा सोर्स कोड। ठीक है, तो ये सोर्स कोड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास टैग्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये चीज़ हमारी होती है, मेटा टैग्स यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मली ये हमारे फॉर्म का HTML वगैरह में हाइड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अगर हम इसमें देखें जाके तो जस्ट टाइटल आ रहा है और हेड आ रहा है, उसके अलावा हमारे पास मेटा टैग यहाँ पे शो नहीं हो रहे। लेकिन ये हम लोग इसके लिए रखवा रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं इसको। ठीक है, मेटा टैग का बेसिकली हमारे पास ये पर्पज़ आता है इसमें। फिर हम नेक्स्ट उसमें टॉपिक में जाते हैं, हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास आई फ्रेम्स वगैरह का। बेसिकली आई फ्रेम का पर्पस क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर साथ में इसकी एग्जांपल्स रन करके देखते हैं। नॉर्मली आई फ्रेम का कंसेप्ट किस लिए यूज़ होता है कि आई फ्रेम हमारे पास बेसिकली जो एक वेब हमारी HTML रेंडर हो रही है उसके अंदर एक और एज अ किसी थर्ड पार्टी वेब को हम लोग उसको रेंडर करवा रहे होते हैं उसके अंदर, मतलब पूरे का पूरा HTML उसके अंदर रेंडर हो रहा होता है। अगर अभी इस एग्जांपल में देखा जाए तो ये हमारे पास जस्ट ये आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो लिंक दिया मैंने वो लिंक प्रॉपर नहीं है। तो अभी इस लिंक की मैं पूरी एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा कि ये लिंक कैसे चलेगा। बेसिकली इसके लिए हम लोग यूज़ करवाते हैं इसको, मैं आपको इसकी एग्जांपल करके दिखाता हूँ, फिर आपको इजीली एग्जांपल इसमें समझ आएगा। जो चीज़ हम खत्म कर देते हैं डिस्क्रिप्शन आई फ्रेम का। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि हमारे पास ये आई फ्रेम है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं www.facebook.com। ठीक है, हमारे पास इसमें अलाउ भी है या नहीं है इस लिंक पे। ठीक है, यहाँ पे ये फेसबुक वगैरह जो सी है ना वो इस जगह पे अलाउ नहीं है। तो इस टाइम हम लोग कोई और लिंक रखते हैं जो हमारा प्रॉपरली लिंक हमारे पास ओपन हो, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे उन्होंने फेसबुक वगैरह के ऊपर वो अपनी रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी। हम www.w3school.com लिंक ले लेते हैं इसको हम लोग, और इस लिंक को एज एज हम रखते हैं। तो कर रहे हैं इसको। सोर्स का हमारे पास चलिए इस एग्जांपल को नहीं मैं वैसे रन करके दिखा देता हूँ, मैं इस लिंक के साथ भी आपको करके दिखाता हूँ कि एक्सटर्नल लिंक के साथ कैसे मैनेज करेगा वो। यहाँ पे हमारे पास उस दिन लेक्चर हमने किए थे, मैं उस लेक्चर को लेके आता हूँ, उस फाइल को जस्ट हम लोग इसमें करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको देख लेते हैं। हम लोग इस फाइल को पेस्ट कर देते हैं, इस जगह हम जाकर इसको करते हैं। मेरे पास उसी सोर्स पे फाइल पड़ी हुई है lecture2.html। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है कि आई फ्रेम जब हम बनाते हैं तो हमारी ये एक देखा जाए तो हमारे पास एक ऑलरेडी एक ब्राउजर विंडो ओपन हुई हुई है। जो हमारी पास ऑलरेडी ब्राउजर विंडो ओपन हुई है उसके अंदर हमने एक और ब्राउजर विंडो ओपन कर ली है। उस ब्राउजर विंडो का ये पर्पस होता है कि समटाइम हम लोगों ने कुछ काम करने होते हैं जो हमारे पास मेन विंडो हमें करने नहीं दे रही होती, तो हम अपना जो कोड होता है वो हम आई फ्रेम के अंदर ओपन करवा लेते थे। जो जो आई फ्रेम होता है उसके अंदर हमारे पास सारी की सारी फंक्शनलिटी अवेलेबल होती है।
अभी इसमें देखा जाए तो इसमें विड्थ वगैरह लगी हुई है जिस वजह से प्रॉपर ये आ नहीं रहा, लेकिन इसमें देखा जाए तो हमने जो लास्ट टाइम पूरी की पूरी फाइल बनाई थी, ये पूरी फाइल इसके अंदर रेंडर हो रही है हमारे पास HTML की। तो इसी तरह आपने समटाइम एग्जांपल देखी होगी, कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि अपनी वेबसाइट बनाई होती है, वहाँ पे ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जिस तरह थंडरबर्ड का रिजल्ट आ रहा होता है तो अपनी वेबसाइट के अंदर आई फ्रेम के थ्रू ओपन करवा रहे होते हैं। लिंक उन्हीं का चल रहा होता है, लेकिन आई फ्रेम के थ्रू अपनी वेबसाइट्स ओपन करवा रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम लाइव एग्जांपल देखें जो इसमें आई फ्रेम की, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें W3 स्कूल आई फ्रेम, आई फ्रेम की एग्जांपल है, वो इसके साथ हम लोग देख लेते हैं ये एग्जांपल है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये विद इन दी फ्रेम के अंदर अपना, दोबारा से देखेंगे तो ये इसी फ्रेम के अंदर ये सारे का सारी चीज़ ओपन करवा के दिखा रहा होता है इसमें। ये आई फ्रेम बेसिकली इस पर्पस के लिए बना होता है, जो उन्होंने डेमो आई फ्रेम या उन्होंने ये चीज़ बनाई होती है जो उसके अंदर पूरी की पूरी रेंडर हो रही होती है हमारे पास आई फ्रेम के कंसेप्ट के अंदर। इसी तरह मैं एक लाइव एग्जांपल का मैं दिखाता हूँ लिंक, यहाँ पे इस टाइम अभी आ नहीं रहा, उस लिंक को हम लोग रन करते हैं, हमारे पास ज़्यादा बेहतर एग्जांपल हो जाएगी, क्योंकि अभी जो हम लोकली फाइल्स ओपन करवा रहे हैं वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बेस में आ रही हैं। हैंग हो गया सिस्टम अकाउंट है। अच्छा, जो W3 स्कूल वगैरह है वो इसको अलाउ नहीं करवा रहे हैं, बेसिकली वो कह रहे हैं कोई थर्ड पार्टी है तो उसको अलाउ नहीं करवा रहा। इसके अलावा कोई और लिंक देखते हैं हमारे में, बेसिकली पर्पस इसका यही होता है कि हम लोगों ने अगर उसको किसी लिंक को ओपन करना है और विद इन फ्रेम के अंदर ओपन करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग ये फाइल को यूज़ करवा सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैं किसी और फाइल को देख लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल FBISC की वेबसाइट्स हैं, उस फाइल का लिंक खोल के देखते हैं कि वो ओपन अलाउ करता है हमारे पास। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली हमारे पास जो आई फ्रेम होता है उसके अंदर हम लोगों ने थर्ड पार्टी का लिंक किया होता है, वो पूरी की पूरी वेबसाइट एज उसमें ओपन हो रही होती है। अभी ये है कि इसकी ये हाइट और विड्थ ऑटोमेटिकली ले रहे हैं, तो हम इसके साथ नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसको देखते हैं कि हम इसको विड्थ और हाइट का फ्रेम देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके साथ ये किस तरह से मैनेज हो सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ रही है कि उसके अंदर हम लोग इसको इसकी आवाज आ रही है। जी आईफोन किसका है भाई, लिंक ये शोर क्यों आ रहा है? म्यूट करने अपनी आवाज काइंडली आप। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जिसमें उसकी हाइट और विड्थ देते हैं, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वो हमें शो करवाएगा। अभी हमारा आई फ्रेम है, बेसिकली उसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया है, इसको हमने विड्थ वगैरह डिफाइन करवाई है उसको, उसके अकॉर्डिंगली हमारी आई फ्रेम ओपन हो रहा है, हमारा ये सारे का सारा जो इस टाइम रेंडर हो रही है विंडो। पहले हमारे पास डिफॉल्ट लेके आ रहा था, अब उसके अंदर ये सारी चीज़ें लेके आ रही हैं। अगर हम इस पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करें इस आई फ्रेम के अंदर,
तो ये देख रहे होंगे कि ये पूरे का पूरा इसने सारा का सारा इसने अपनी बॉडी रखी है, इसके अंदर अपना इसका हेड आ रहा है। तो ये पूरे का पूरा वो अपना एक फ्रेम बना के उसके अंदर हमारी सारी चीज़ रेंडर हो रही होती है इसके अंदर। ये आई फ्रेम के अंदर ये पूरी की पूरी वेबसाइट होती है, उसको सोर्स दिया जाता है, उसका अपना ही डॉक्यूमेंट है, उसका अपना HTML वगैरह बन रही है सारी की सारी, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर से उठा के लेके आ रहे हैं। इसी तरह हमने इसकी विड्थ और वो हाइट डिफाइन की है। अगर हम इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर रहे हैं यहाँ से 100% उसको विड्थ और हाइट को लोकेट करवाने से इसकी साउंड हेलो, इसको अगर हम विड्थ को उसको 800 कर देते हैं इसकी और हाइट इस डॉक्यूमेंट की हम बढ़ा देते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पूरे का पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमारा डॉक्यूमेंट चेंज हो जाता है इसमें। ये इम्पैक्ट एलिमेंट इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये देखें कि जी कौन हेडफोन दे यार, अब यूज करिए फिर वो कितनी बार किया मैंने। ये हमारे लिए इस पर्पज़ के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। आई फ्रेम वगैरह का ये होता है कि हम उसके साथ सारी की सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं कि हमने एक्चुअली हमारी विंडो जो सी है वो बाहर वाली विंडो है, लेकिन उसके अंदर आई फ्रेम के अंदर हमने एक थर्ड एक और अदर विंडो हमने यूज़ की हुई है। मतलब मेन हमारा ब्राउज़र जो सा है वो आउट ऑफ बाहर वाला है, लेकिन इसके अंदर हमने एक और विंडो को रेंडर किया हुआ है इसके अंदर। उसमें हम अपना काम करवा सकते हैं। समटाइम अगर आप शॉपिफाई की वेबसाइट के ऊपर जाएँ तो वो क्या करते हैं कि वो अपना जो वेबसाइट होती है इसके अंदर उन्होंने एक आई फ्रेम रखा होता है, उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन चल रही होती है। तो आई फ्रेम का पर्पज़ ये होता है कि हम इस तरह से हम अपनी एक वेबसाइट को हम उसके अंदर किसी और के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, इसलिए ये एम्बेडेड के साथ यूज़ होती है। फिर इसी तरह हम लोगों ने ये जो आई फ्रेम होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने टैग्स के साथ आता है, तो उसके अंदर विड्थ और हाइट उसकी प्रोवाइड होती है इसके अंदर। इसमें आप विड्थ और हाइट दे सकते हैं आप उसको, विड्थ और हाइट दे सकते हैं। इसी तरह हम लोग CSS के साथ उसकी स्टाइलिंग भी लगाएंगे, ये भी सेम वैसे ही होगी। अगर हम 400 पिक्सल और हाइट देंगे तो ये वही फॉर्म हमारा जो विड्थ के साथ हम कर सकते हैं वही चीज़ हम स्टाइलिंग के साथ करवा सकते हैं इसको। इस एग्जांपल को भी हम रन करके देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हम लोग इसको, ये मैं कोड बेसिकली कमेंट करने का होता है कि वे इसको कोड को कमेंट कर देता है ये वाला। नहीं तो अब दोबारा से हमें इसको स्टार्ट करना होता है। नहीं मुझे नहीं बताया क्योंकि मैं तो वो एक मिनट ठहरो। चलें, मैं वो जो चीज़ें करवा रहा था मैं उसको दोबारा से हम लोग डिस्कस करते हैं। असल में भी बिल्कुल हम्म, अच्छा, हम लोग इस कोर्स के बारे में रीड आउट कर लेते हैं। हिफ्ज़ा वगैरह आप लोगों को मैं बता दूं कि ये दोबारा से बाकी बैच में भी स्टूडेंट्स आए हैं, तो इसलिए फिर हम लोग दोबारा से चीज़ों को मैनेज करके लेके चलेंगे स्टार्ट से। तो अभी यह है कि मैं आपको बिल्कुल स्टार्टअप से इसका चीज़ समझा करवा देता हूँ कि कैसे हम लोग इस कोर्स के अंदर करेंगे, इंट्रोडक्शन क्या होगा, इसका कोर्स का पर्पज़ क्या है, इस कोर्स से हम लोग क्या चीज़ें लर्न कर सकते हैं, मार्केट हमारी किस तरह से वर्कआउट करती है, उसके अलावा हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, वो सारी चीज़ें आएंगी इसमें। तो बेसिकली हमारा ये HTML का कोर्स है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स होता है। तो वेब डेवलपमेंट का कोर्स में क्या होता है कि हमारे पास स्टार्टअप में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास HTML CSS आती है, उसको लर्न करना है। उसके अलावा हम लोग जावा स्क्रिप्ट jQuery वगैरह को देखेंगे वो कैसे मैनेज करती है। नॉर्मली फ्लो क्या होता है कि हमारे पास जब हम लोग एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका एक HTML का एक लेआउट होता है। जैसे अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास ये एक HTML है जो बेसिकली एक लेआउट होती है, इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग वगैरह हमारे पास लगाते हैं, उसके साथ हम इसको वर्क कर रहे होते हैं। मैं इसको अगर बिल्कुल स्टार्टअप से हम लोग करते हैं, बल्कि मैं आपको इंट्रोडक्शन फाइल है वो भी ओपन करके दिखा देता हूँ, आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। ये हमारे पास ठहरे मैं बात को भी स्टूडेंट को ऐड कर लूँ मैं।
ठहरिए, मैं इसको बाकी डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बाकी चीज़ें डिटेल दिखा देता हूँ उसमें। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से आप लोगों के लिए। लेकिन यही है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ, हम लोग क्या क्या लर्न करेंगे उसमें, इसका क्या पर्पस होता है इस कोर्स का। मैं आपको डॉक्यूमेंट सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से आपको। आप लोगों को आवाज़ आ रही है सर को मेरी? जी सर, आवाज आ रही ठीक हो गया। एक्चुअली मैं पहले वो इसलिए स्टार्ट कर गया था कि हम ऑलरेडी एक हमारा कोर्स चल रहा था, जिस वजह से मैं उनको फोर्थ लेक्चर पे था, जिस वजह से मैं उसको चीज़ें वहीं से बताने लग पड़ा था। मुझे माइंड नहीं था, आइडिया नहीं था कि वो बाकी स्टूडेंट भी ऐड है हमारे उसमें, जिस वजह से मैं इनको HTML का जो बेसिक था हम लोगों ने उसमें अंडरस्टैंड कर लिया हुआ था कि HTML का लेआउट क्या होता है। उसके अलावा हमारे पास इनपुट फॉर्म्स वगैरह की फील्ड्स वगैरह कैसे काम करती हैं, उसके अलावा हमने इमेजेस वगैरह को कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें करके तो हम नेक्स्ट उस पर चले गए थे। तो अभी वो मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे थे कि बाकी स्टूडेंट्स भी हैं तो वो भी इंट्रोडक्शन क्लास है तो उसके हिसाब से कर लेते हैं। बेसिकली इस कोर्स का पर्पज़ ये होता है कि अपने फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। HTML हमारे पास आती है, फिर CSS को हम लोग मैनेज करते हैं। बेसिक होता क्या है कि हमारे पास कुछ स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, कुछ डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं। जो स्टैटिक वेबसाइट होती है हमारे पास, उसका पर्पस क्या होता है कि अगर हम उसमें कोई भी चीज़ चेंज करेंगे तो हम लोगों को बाद में आके खुद से मैनुअली उसको अपडेट करना पड़ता है। जो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं उसमें ये होता है कि हमने एक डायनामिक फ्लो बनाया होता है कि बैकएंड से हम कोई चीज़ अपलोड कर सकते हैं उसके अंदर, तो नेक्स्ट टाइम हमें आकर खुद से मैनेज नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास वहाँ से वो चीज़ें। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा, हेलो, आवाज़ आ रही है? एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर जो लेट कमर्स हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग हुई हुई है ना, वो रिकॉर्डिंग का लिंक भी मिल जाता है यूट्यूब पे। एक्चुअली वो अब मैनेजमेंट का वो यही है कि वो कह रहे हैं कि उसको इंट्रोडक्शन ही क्लास से बता दें, क्योंकि सर मेरे माइंड फिर में तो ये। हम लोग ने काफी क्लासेस ले रही हैं तो फिर ये टाइम वेस्ट होने की बात है। एक मिनट ठहरें, चलें होल्ड करें, मैं इनसे डिस्कस करता हूँ फिर मैं आप लोगों को बताता उनसे हूँ। डिस्कस कर ले क्योंकि वो रिकॉर्डिंग है ना उनके पास। रिकॉर्डिंग है अभी, वैसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ तो बाकियों को भी देख लेते हैं। ओके।
हेलो। अच्छा, यस मेरी सर। अभी ना मैंने अभी मेरी मैनेजमेंट से बात हुई है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि अभी हम लोग इसको आज जो उनसे वो आप एक किस्म की रिवीजन ही समझ लें, क्योंकि बाकी 3-4 स्टूडेंट नए हैं, तो फिर अभी आज इनको चलने दें। अगर आपने क्लास कंटिन्यू करनी है तो कंटिन्यू कर लेनी, तो कल से फिर हम लोग वही जो आगे चल रहे हैं उसी को स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी मेरे ख्याल में फ़हद है इस टाइम नए हैं, शकील अहमद नए हैं, उसके अलावा जहद हैं, 2-3 यानी कि स्टूडेंट नए हैं, तो फिर उनको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बाकी ये है कि हम लोग मोस्टली उन्हीं चीज़ों के साथ मैं ओवरव्यू देता हूँ जो चीज़ें हम लोग कर चुके थे। तो कल जो सा होगा फिर। जी जी बोले। ओके सर, फिर हम लोग कल से क्लास ले लेंगे और आज आप इनको करवा दें। मतलब जितना भी हम लोगों ने 1-2 वीक्स में पढ़ा है, तो फिर हम लोग कल से क्लास ले लेंगे। ठीक है, फिर मैं आज इनको इंट्रोडक्शन वगैरह करवा देता हूँ, तो जिस तरह की फिर उसके साथ अकॉर्डिंगली कर देते हैं। चलिए ठीक है। ठीक हो गया, चलो। सही है। अच्छा, फहद आप हैं, शकील हैं, उसके अलावा जाहिद, आप तीनों हैं। चलिए मैं आप तीनों को इसको इंट्रोडक्शन दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट ठहरते हैं। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है फहद आपको? हेलो, फहद, शकील, आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? शकील, आपकी आवाज़ नहीं प्रॉपर जी जी हो रही स्क्रीन है सर। वगैरह ठीक हो गया। असल में वो ऑलरेडी स्टूडेंट जो हमारे साथ चल रही थी, वो हम लोगों ने चीज़ें की हुई थी, तो वो इनका था कि कल हम लोग उसके साथ स्टार्ट कर लेंगे। तो फिर मैं ये कि आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दिखा देता हूँ, बेसिकली आपको बताता हूँ आज से इसके कोर्स का पर्पज़ क्या होगा। तो फिर ठीक उसी के है। साथ हम लोग कल जो से फर्दर हम उसको स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हमारा इस कोर्स का पर्पज़ क्या होता है, कि हम लोग अगर एक वेबसाइट की बात करें तो हमारे पास वेबसाइट 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है डायनामिक वेबसाइट, एक होती है स्टैटिक। हमारे पास जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उसके अंदर HTML का कंटेंट होता है, या CSS है, HTML है, जो भी चीज़ें हैं वो हमने एक स्टैटिक बना के रख ली हैं। तो अब उसमें क्या चीज़ होती है कि अगर हमने कोई चीज़ चेंज करेंगे तो हमें खुद से जाके नेक्स्ट टाइम से कोड अपडेट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली हमारा कोड अपडेट नहीं होता उसके अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई इमेज लगाई हुई थी, वहाँ के अंदर एक लोगो की इमेज लगाई हुई थी, या फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमने प्रोफाइल इमेज लगाई हुई थी, कल को हमें वो इमेज अपडेट करनी पड़ती है, तो जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उसके अंदर हमें दोबारा से जाना पड़ेगा, उसके कोड में जाके वो इमेज अपडेट करनी पड़ेगी या पिक्चर अपडेट करनी पड़ेगी, उसके बाद हमारी वो वेबसाइट के अंदर शो होगी। फिर हमारे पास एक चीज़ आती है डायनामिक वेबसाइट। उसकी एग्जांपल समझें कि अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में प्रोफाइल इमेज होती है, वो हम लोग बैकएंड से जाके जस्ट प्रोफाइल इमेज के अंदर अपनी जाते हैं, हम प्रोफाइल इमेज अपडेट करते हैं, तो हमारी ऑटोमेटिकली जो इमेज आ रही होती है वो अपडेट हो जाती है। उसको हम लोग डायनामिक वेबसाइट्स कहते हैं। फिर इसी तरह ये होता है कि जो HTML CSS की वेबसाइट्स होती हैं, ये नॉर्मली क्या होती हैं कि स्टैटिक है, मतलब इनके ऊपर डाटा हम लोग डिस्क्रिप्शन वगैरह मल्टीपल चीज़ें नहीं डाल सकते, तो हम लोग बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई सर्वर एंड की लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो इस कोर्स का पूरा हमारा फ्लो होगा, उसमें ये होता है कि हम लोग बेसिकली फ्रंट एंड से लेके एक बैक एंड तक का पूरा प्रोसेस हम रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी हम लोग एग्जांपल्स रन करेंगे, और उसमें देखेंगे कि हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड पे हमारे पास क्या होगा कि HTML को हम लोग देखेंगे, फिर उसके अलावा हम HTML जो होता है सिंपल एक लेआउट बनाने के लिए यूज़ होती है। मतलब लेआउट बन जाता है, या फॉर्म्स के थ्रू हम लोग लोगों से इनपुट ले सकते हैं, डिफरेंट किस्म की फील्ड्स के अंदर वो इनपुट ले सकते हैं। अब HTML जो होती है, अगर हम HTML की एग्जांपल देखें तो HTML जस्ट हमारे पास चीज़ें बनाने के लिए होती है। उसके अंदर हम लोग कोई स्टाइलिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते। सिंपल अगर मैं आपको HTML का एक स्केलेटन दिखाऊं तो वो किस तरह से करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको अंडरस्टैंड आइडिया होगा कि हम लोग उसको CSS के साथ क्या कर सकते हैं। फिर बैकएंड जब हमारे पास इन्वॉल्व होगी तो उसके अंदर हम क्या चीज़ यूज़ करवा सकते हैं उसमें, तो सारी की सारी चीज़ें आती हैं इसमें। अब जिस तरह से हमारे पास ये एग्जांपल है, मैं इसको ओपन करता हूँ इस एग्जांपल को। ठीक है, अब देखा जाए तो ये क्या चीज़ होती है, हमारे पास सिंपल एक एग्जांपल होती है, ये HTML बनी हुई है, HTML है। बल्कि मैं इसको आपको मज़ीद आपको कोड का आपको ओपन करके मैं आपको इसमें दिखा देते हैं कि हम लोग बाकी चीज़ों को भी अंडरस्टैंडिंग होंगी। मैं इसके हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। चीज़ें सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो उनसे मैं वो हाइड करता हूँ इसमें से। ठीक है,
तो उससे आपको आइडिया होगा कि HTML का पर्पस क्या है और किस लिए यूज होता है। अब नॉर्मल देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है कि HTML होती है, उसके अंदर हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि ये हमने एक HTML बनाई थी, मैंने HTML की एक फाइल बनाई है, उसकी एक्सटेंशन .html होती है, उसके अंदर मैंने HTML के हेड के अंदर जो है वो हम लैंग्वेज टाइप बताते हैं कि लैंग्वेज इंग्लिश है। बेसिकली ये हमारे पास लोकलाइजेशन के लिए यूज़ करवा रहे हैं। फिर हेड के अंदर हम उसका टाइटल बताते हैं। ये हमारा जो है बेसिक स्केलेटन होता है कि HTML की फाइल का हेड होता है। हेड के अलावा हमारे पास बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हम डिफरेंट टैग्स यूज़ करवा सकते हैं। तो अभी अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो ये जो HTML की मैंने एक फाइल बनाई है, इसके अंदर जस्ट क्या चीज़ें कि हमारे पास हेडिंग्स आई है, लिंक आया और ये चीज़ें आई, लेकिन कोई स्टाइलिंग नहीं आई है, कोई इसके अंदर यूज़र को देखने के लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं आ रही, क्या चीज़ बनी हुई है, जस्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम CSS यूज़ करते हैं। जब हम CSS की बात करते हैं तो CSS क्या करती है कि हम लोग इसको कलरिंग कर सकते हैं, हम उसको डिफरेंट स्टाइलिंग दे सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल यूज़र होता है उसको, अब अगर ये इस फेसबुक की वेबसाइट की बात की जाए तो इसके अंदर एक HTML होगी, लेकिन ये साथ में देख रहे हैं कि हमारे पास लिंक्स आ रहे हैं, ये ड्रॉप डाउन्स आ रही हैं, उसके अलावा ये हमारे पास टॉप बॉर्डर पे कलर्स आ रहे हैं, ये सारी की सारी हमारे पास CSS के थ्रू हमें अचीव करवा देते हैं। अगर यहाँ पे CSS नहीं होती, अगर हम स्टाइलिंग नहीं लगाते तो ये क्या होती है, ये सारी की सारी स्क्रीन एज इट इज ब्लैंक आ रही होती है या ब्लैक आ रही होती है, जैसे हमारे पास इस फाइल के अंदर आ रही थी। तो CSS का यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि हमें वहाँ से क्या होता है कि हम लोग उसके सारी की सारी स्टाइलिंग करवा सकते हैं इसमें। फिर इसी तरह CSS की हम लोग अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे। CSS में हमारे पास डिफरेंट किस्म की क्या चीज़ें आती हैं कि HTML के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास HTML कैसे करती है, CSS का क्या क्या पर्पज़ है। फिर जावास्क्रिप्ट देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे हम यूज़ करेंगे। जो हमारे पास HTML की फाइल होती है उसमें हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं करवा सकते। मतलब हम कह दिए कि मैंने दो चीज़ें प्लस करवानी है, दो इनपुट्स को फील्ड को प्लस करवाना है, तो HTML ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML जस्ट आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है इसमें, ठीक है। HTML हमारी मार्कअप लैंग्वेज आ रही है, तो उसके ऊपर हम लोग कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है कि फिर हम लोग बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। उसमें वो क्या होता है कि ब्राउज़र के अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के होते हैं, उसमें हम लोग कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। हम लोग अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट को यूज़ करें तो इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या होता है कि हमारा जो फाइल रन हो रही होती है उसी को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर हमारे पास क्या बॉडी बनी हुई है, क्या उसका टैग्स लगे हुए हैं, सारी की सारी हम लोग इसके थ्रू हम उसको देख सकते हैं। मतलब जैसे ये फाइल्स हैं, हम देख सकते हैं कि ये बॉडी के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, उसके अंदर लिंक्स आ रहे हैं हमारे पास, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो HTML हमारे पास ब्राउज़र में रिलाई करी होती है। अगर हम इसकी बात करें तो मैं इसके अंदर कंसोल में जाके हम लोग यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी HTML लिख सकते हैं, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं इसके अंदर। अगर फॉर एग्जांपल मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ये बेसिकली HTML का वो होता है कि इसके अंदर हम किसी चीज़ को लॉग करवाना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, हमें लॉग करके बता देगा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट रिलाई करी होती है। मतलब जावास्क्रिप्ट क्या होती है कि हमारे पास जो HTML की फाइल होती है उसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू गेट कर सकते हैं, उसकी टैग्स को गेट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई परफॉर्म कर सकते हैं, कोई लूप लगा सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे पास आती हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास क्या आता है कि HTML के हेड टैग्स वगैरह कैसे काम करेंगे, फैक्टर एंटिटीज़ क्या होती हैं, बेसिकली डाटा टाइप की इनकोडिंग वगैरह क्या होती है, ये चीज़ें हम लोग इसके अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, करेंगे। फिर हमारे पास HTML की मैंने बात की कि हम लोग जो HTML के फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं उसके अंदर हम लोग क्या होते हैं कि इसके एलिमेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब डिव टाइप एलिमेंट्स आते हैं, फिर हेडिंग्स आती हैं, फिर पैराग्राफ्स को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, कोटेशंस वगैरह यूज़ करेंगे, कमेंट्स वगैरह दे सकते हैं कोड फाइल के अंदर हम लोग। उसकी तरह हम लोग लिंक्स फाइल बना सकते हैं, इमेजेस वगैरह बना सकते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स बनाते हैं। फिर हमारे पास जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करवानी है, कहाँ पे आएगी, सिंबल्स कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हमारे पास HTML के अंदर थर्ड नंबर पे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास लिस्टिंग कैसे काम करती है, टेबल्स कैसे काम करते हैं। लिस्टिंग और टेबल का पर्पज़ ये होता है कि जब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल समझें कि स्टूडेंट के बेसिकली हम लोग एक स्टूडेंट हैं, डिफरेंट स्टूडेंट हैं, उनका रिजल्ट कार्ड को शो करवाना चाह रहे हैं, तो किसी टेबल फॉर्म के अंदर हम उसको शो करवाएंगे, वो कैसे चलेंगे उसमें। उसी तरह लिस्ट हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में कैसे हम डाटा वगैरह शो करवाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, इसके साथ हमारे पास जो जूम की चैट है ना, उसके ऊपर एक लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप अपनी अटेंडेंस की ना मार्क करते हैं सारे स्टूडेंट, जो जो स्टूडेंट आए हुए हैं,
ठीक है। फिर हम लोग HTML की लिस्ट वगैरह देखेंगे। लिस्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेसिकली जो डाटा होता है उसको किसी प्रॉपर फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम लोग लिस्टिंग यूज़ करवाते हैं। उसमें लिस्ट की टाइप्स होती हैं, ऑर्डर लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर लिस्ट होती हैं, मतलब पॉइंट्स आ रहे होते हैं, कुछ में ये होता है कि न्यूमेरिक लिस्ट आ रही होती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। फिर हम लोग HTML के फॉर्म्स देखेंगे। फॉर्म्स क्या होते हैं कि हमारे पास जब हमने एक वेबसाइट बनाई है तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक को ओपन करें तो फेसबुक का एक लॉगिन फॉर्म होता है, या वह इसके ऊपर जाएँ तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स बने होते हैं। जो सारी की सारी जो इनपुट ले रही होती हैं वो फॉर्म्स होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसके अलावा उन फॉर्म्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इनपुट टाइम के कितने किस्म के फील्ड्स आती हैं हमारे पास। टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, कुछ टेक्स्ट एरियाज होती हैं, कुछ न्यूमेरिक फील्ड्स होती हैं, कुछ हम लोग टेलीफोन नंबर की इनपुट ले सकते हैं। मतलब हमारे पास 10 से 12 किस्म की हमारे पास आती हैं, फील्ड्स आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है। फिर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हमारे पास अंडरस्टैंड देखेंगे कि हमारे पास जो फॉर्म्स हमने बनाए हैं उसके ऊपर वैलिडेशंस कैसे लगा सकते हैं। हमारे पास वैलिडेशन HTML5 होती है, वो क्या करती है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें खुद से ना हमारे पास चीज़ें प्रोवाइड करती है कि हम रिक्वायर्ड करवा सकते हैं। उसके ऊपर हम कोई पैटर्न फॉलो करवा सकते हैं कि जी अगर यूज़र ने इनपुट दी है तो इस फॉर्मेट के अंदर इनपुट दे। ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे इसमें। फिर हमारे पास क्या आ जाती है, फिर आई फ्रेम्स और मीडिया टैग्स आ जाते हैं। सम टाइम क्या होता है कि अभी मैं जो आज एग्जांपल करवा रहा था उसके अंदर यही बता रहा था कि आई फ्रेम को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो वगैरह यूज़ करवा सकते हैं। हाँ, हम लोग कुछ कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो क्या कर रही होती हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग करवा रही होती हैं। कुछ होती हैं कि हम लोग ऑडियो वगैरह प्ले करवा रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा हमने देखा होगा कि आई फ्रेम के अंदर हमने गूगल का मैप रेंडर किया होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आई फ्रेम वगैरह को किस लिए यूज़ करेंगे, वीडियो वीडियो टैग वगैरह शो करवाने के लिए यूज़ होता है, वो चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हमारे पास क्या होता है कि सेक्शन टैग्स होते हैं, डिव्स वगैरह बनानी होती हैं HTML की। उनके ऊपर हम लोग स्टाइलिंग कैसे दे सकते हैं, उसके अंदर बैकग्राउंड वैसे कैसे हम अप्लाई करवा सकते हैं। ओवरफ्लो का होता है कि स्क्रॉल बार आ रही होती है, ये चीज़ें हम कैसे अचीव करवा सकते हैं, सारी की सारी हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हमारे पास क्या आती हैं कि फर्दर हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर HTML5 के सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, सारी की सारी चीज़ें आती हैं। फिर हमारे पास आ जाती है CSS की स्टाइल शीट आ जाती है। मैंने वही चीज़ बताई कि जब हम HTML की फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास स्टाइलिंग नहीं लगी होती, वो फाइल प्लेन होती है, सिंपल हमारा टेक्स्ट शो हो रहा होता है सारा। उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कलरिंग करवा सकते हैं, उसका स्टाइलिंग दे सकते हैं। फिर उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास इंटरनली फाइल के ऊपर हम लोग लगा सकते हैं, इनलाइन CSS अप्लाई करवा सकते हैं, या फिर हम इंटरनल फाइल के अंदर कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा हमारे पास एक और रिसोर्स होता है, हम एक्सटर्नल फाइल के अंदर करवा सकते हैं। डिफरेंट किस्म के हमारे पास होते हैं कि हम लोग उसको स्टाइलिंग के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, शीट्स के साथ हम उसको करवा सकते हैं। फिर हमारे पास पेज लेआउट वगैरह बनाते हैं हम लोग, उसको कैसे यूज़ करवाते हैं। फिर हम लोग वाइट स्पेस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। डिफरेंट किस्म के बॉक्सेज हैं, उनके अंदर बॉक्सेस वगैरह बना सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो CSS की जो डिव एलिमेंट होते हैं उसके ऊपर हमारे पास ID आती है और क्लास आती है, तो हम लोग ID के ऊपर कैसे अपनी CSS बाइंड कर सकते हैं, क्लासेस के ऊपर कैसे चीज़ें बाइंड करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं हमारे पास। फिर हमारे पास क्या आता है कि CSS की हमारे पास डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज आती हैं कि CSS फ्लोटिंग किस लिए यूज़ करते हैं, इनलाइन ब्लॉक्स वगैरह, टूल टिप्स वगैरह, ये सारी के सारे हम CSS के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे कि बॉर्डर्स कैसे लगा सकते हैं, फॉन्ट्स के ऊपर हम लोग कैसे क्लासेस अप्लाई करवा सकते हैं, पोजिशनिंग करवाते हैं, ये हमारे पास काम होती हैं। फिर इसी तरह हम नेविगेशन बार वगैरह बनाएंगे, उसके ऊपर हम लोग HTML के बार बनाएंगे, फिर CSS के थ्रू हम सारे के सारे अट्रैक्ट करवाएंगे इन चीज़ों को। ड्रॉप डाउन आ जाती हैं हमारे पास, मल्टीपल ड्रॉप डाउन आती हैं, ये चीज़ें आती हैं। फिर फर्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडिया टैग्स का आता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो होती है, ये अब मैं अगर देखा जाए तो मैं जिस स्क्रीन से लॉगिन हो रहा हूँ ये एक लैपटॉप है, तो उसकी रेजोल्यूशन और होती है, डेस्कटॉप की रेजोल्यूशन और होती हैं। तो उसकी तरह इसी तरह फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस पर मीडिया क्यूरीज अप्लाई करवा देते हैं। तो मीडिया क्यूरीज का ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास वो स्क्रीन रेजोल्यूशन को देखता है कि हमारी इस टाइम स्क्रीन किस रेजोल्यूशन पे आ रही है। ऑटोमेटिकली ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि स्क्रीन रेजोल्यूशन इस टाइम मेरे पास 784 पिक्सल के ऊपर आ रही है, तो मैंने कौन सा लेआउट प्रिंट करवाना है। मेरे पास अगर वो 1296 या 1284 पे आ रही है तो उस टाइम मैंने कौन सा डिस्प्ले खाना है। लेकिन इसके बिहाइंड हमने अपनी क्यूरीज लिखी होती है, हमने सारे का सारा अपना स्ट्रक्चर डिफाइन किया होता है कि जी अगर हमारे पास ये लेआउट आएगा तो हम लोग इस लेआउट को कैसे ब्रोकन करेंगे और किस तरह से रखेंगे। डिफरेंट किस्म की उसकी लेआउट ओरिएंटेशन होती है। फिर हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं कि हम लोग इसको किस लिए यूज़ करते हैं, हमारे पास बेसिकली स्टाइलिंग से ही रिलेटेड ये चीज़ें आती हैं।
फिर हमारे पास एनिमेशन वगैरह आती हैं, मतलब क्या होता है कि हमारे पास एनिमेशन चीज़ें आ रही होती हैं कि स्क्रीन के ऊपर एक चीज़ मूव होकर आ रही होती है, उसके ऊपर हम एनिमेशन देखेंगे, उसके ऊपर डिले वगैरह लग जाता है, ट्रांजिशन होती है कि कितनी देर बाद शो करवाना है उसको, सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आती हैं। फिर हमारे पास CSS की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ट्रांसफॉर्म वगैरह का हम यूज़ करवा सकते हैं, कार्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर हम नेक्स्ट उसमें आ जाएंगे, जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने वही बताया कि HTML जो है वो जस्ट लेआउट होता है, CSS के थ्रू हम उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करवाते हैं, लेकिन हम किसी किस्म की कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करवा रहे ऊपर हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है उसके अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो आएगी हमारे पास जावास्क्रिप्ट आएगी, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे लूप्स करवा सकते हैं, या कैसे हम डाटा को प्रेजेंट करवा सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसको चीज़ें कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, फॉर्म्स को सबमिट करवा सकते हैं, डॉम एलिमेंट को हम कैप्चर कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। फिर हमारे पास आ जाती है, नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे jQuery। जो जावास्क्रिप्ट होती है वो हमारे पास ब्राउज़र के ऊपर रिलाई कर रही होती है, ब्राउज़र में होती है, तो उसका जो स्टाइलिंग है वो थोड़ा वर्किंग करना थोड़ा टफ होता है, तो उसके लिए ऊपर एक jQuery की लाइब्रेरी बनाई गई है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हम लोग जो काम हम जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल लाइंस के अंदर कर रहे होते हैं, वो jQuery की लाइब्रेरी हमें इजीली अंडरस्टैंड दे देती है कि हम लोग इस तरह से डाटा को गेट कर सकते हैं। मतलब ये हमारी यूजिबिलिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों के लिए jQuery बनाएगी ये लाइब्रेरी। तो उसके थ्रू चेनिंग वगैरह कर सकते हैं, एलिमेंट्स वगैरह को लगा सकते हैं, और सारी चीज़ें उसमें हम देख सकते हैं। फिर हमारे पास jQuery के अंदर हम डिफरेंट किस्म का प्लगइन्स यूज़ करवा के देख सकते हैं। उसमें आपने देखा होगा समटाइम डेट पिकर यूज़ हो रहे होते हैं, डेट पिकर हम HTML का भी यूज़ करेंगे, उसके अलावा हम jQuery के साथ डेट पिकर यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रेस ऑटो कंप्लीट बार होती हैं, वो चीज़ें आती हैं अंदर, डिफरेंट किस्म के jQuery के प्लगइन्स बने होते हैं, उनको हम लोगों ने इंक्लूड करवा सकते हैं उसके अंदर। फिर ये चीज़ें होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब HTML CSS हमें अंडरस्टैंड होगी, हमें पता लग गया कि जी HTML कैसे काम करेगी, CSS कैसे काम करेगी, उसके अलावा jQuery के थ्रू हम फॉर्म्स को कैसे मैनेज करेंगे। तो फिर अब हमारे पास नेक्स्ट आती है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। अब बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का पर्पस क्या है कि हम लोगों ने जो HTML या CSS हमने खुद से लिखी थी, वो बने बनाए हमें टेम्पलेट्स मिल जाते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर से। उसमें वो डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स हैं, उनके मॉडल्स हैं, उनके पॉपअप्स आ जाते हैं, उनके हेडर्स बने हुए हैं, उनके फॉर्म्स बने हुए हैं, हमें खुद से काम नहीं करना पड़ता। वहाँ पे ये होता है कि हम लोग ऑलरेडी बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करवाते हैं, उसके अंदर जाते हैं, देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि जी हमें इस तरह का एक फॉर्म चाहिए, हम वहाँ से जस्ट फॉर्म ला के अपने पास शो करवाते हैं, हमारा पूरे का पूरा फॉर्म वैसा बन जाएगा। बजाय इसके कि मैं खुद से HTML लिखूँ, मैं खुद से CSS लिखूँ, फिर उसको ऊपर उस तरह का बनाऊँ, तो वो बूटस्ट्रैप हमें बनी बनाई चीज़ें दे रहा होता है। तो उसी तरह नेविगेशन आ जाती है, बूटस्ट्रैप में कैरोसेल आते हैं। कैरोसेल बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे पास जो ये ब्राउजर चल रही होती हैं, इसके बैकएंड के ऊपर हमारे पास इमेजेस अपडेट हो रहे होते हैं, वो कैरोसेल होते हैं हमारे पास। अभी ये जो है, इसके अंदर जस्ट एक नेविगेशन के अंदर एक इमेज दिखी है, ये चेंज नहीं होती। कैरोसेल में क्या होता है कि ये इमेज ऑटोमेटिकली हमारे पास, जिसमें ये इमेज चल रहे होते हैं, ये भी इमेज इनका कैरोसेल वर्किंग नहीं है, ये मैनुअली हमें पिक्चर अपडेट करनी है। कैरोसेल में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली हमारी पिक्चर रेंडर हो रही होती है, उसमें चेंज हो रही होती है अगर टाइम स्पेंड के बाद कुछ। ये चीज़ें फिर हम लोग इसमें कोर्स में देखेंगे, इसमें हमारे पास किस तरह से काम करेंगी। फिर हमारे पास उसमें बूटस्ट्रैप के नेविगेशन वगैरह देख लेंगे हम लोग। नेविगेशन का यही होता है कि नेविगेशन बेसिकली क्या होती है हमारे पास, अगर मैं किसी विंडो के ऊपर टॉप पे जाऊँ तो ये हमारे पास नेविगेशन आ रही होती हैं, ये सारी ड्रॉप डाउन आ रही होती हैं, ड्रॉप डाउन के साथ हम लोग उस पर काम कर रहे होते हैं। ये हमारे पास नेविगेशन सिस्टम होता है पूरा, कि ये हेडर होता है, हेडर के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के लिंक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी चल रही होती हैं उसमें। तो फिर ये चीज़ें हम लोग उसको लर्न करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन काम कैसे करती है, वेब एप्लीकेशन काम कैसे करेगी, उसके अलावा उसका कंसेप्ट क्या होता है। क्लाइंट साइड होती है, एक बैक एंड साइड होती है। क्लाइंट साइड की मैंने आपको एग्जांपल बताई कि जो HTML CSS होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, jQuery होती है, ये हमारी क्लाइंट साइड के ऊपर रिलाई कर रही होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट साइड के थ्रू कुछ चीज़ फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, फॉर्म्स के ऊपर इनपुट देते हैं। फिर जब हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि वो सर्वर साइड पे चले जाती है। हमारा कोड सर्वर साइड, फिर हम उसको रीड करते हैं कि सर्वर साइड पे हम लोग PHP यूज़ कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज है, पाइथन को यूज़ कर सकते हैं, C# के से मैनेज कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट किस्म की अब आपके पास आ जाती हैं। Node.js वगैरह यूज़ कर सकते हैं सर्वर साइड लैंग्वेज। तो इस प्रोजेक्ट के हम लोग काम करेंगे PHP के साथ, तो हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज होगी। फिर हमारे पास हम लोगों को सर्वर पे भी पता लगा कि हम PHP लैंग्वेज यूज़ करेंगे, फ्रंट एंड हमारा HTML CSS में बनेगा,
फिर हमारे पास आता है कि डेटाबेस यूज़ करते हैं। डेटाबेस का पर्पस क्या होता है कि जो हमने काम किया है वो सारे का सारा हमारा डायनामिकली हो सके। मतलब कि एक काम हमने कोई इमेजेस अपलोड की है या फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपने पास सेव करना है तो वो बाकी लोगों को भी शो हो सके। तो उसके लिए हमें कोई डेटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा उसको। तो उसमें DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट यूज़ करेंगे, MySQL वगैरह, उसकी क्यूरीज वगैरह आती हैं, फिर सारे का सारा उसमें फ्लो देखेंगे हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ों में। ये चीज़ें आती हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि MySQL वगैरह आ जाती है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि MySQL यूज़ करते हैं एज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। फिर उसको हम लोग देखेंगे कि MySQL कैसे यूज़ करेंगे, उसके डिफरेंट किस्म की क्यूरी, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है बेसिकली। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, हम मल्टीपल टेबल से डाटा कैसे फैच कर सकते हैं, जॉइन लगा के डाटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखते हैं। मतलब हमारे पास क्राउड ऑपरेशन जो पूरे का पूरा फॉलो हो रहा होता है, उसके अंदर क्रिएट होता है, रीड होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है। अब डाटाबेस में जाकर देखा जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने MySQL एक डाटाबेस बनाई है, उसके अंदर स्टूडेंट का टेबल बना लिया, उसके अंदर मैं कुछ डाटा इंसर्ट करवाऊंगा, कुछ डाटा मैं अपडेट करवाऊंगा, कुछ डाटा का मैं उसके अंदर व्यू कर रहा हूँ, कुछ डाटा मैं अपडेट डिलीट कर रहा हूँ। ये सारे का सारा जो होता है इसको हम फिर किसी फॉर्म्स के थ्रू, किसी HTML के फॉर्म के थ्रू हम शो करवाएंगे। ये सारा का सारा क्राउड ऑपरेशन कहलाता है हमारा। फिर हमारे पास क्या होता है कि लोकल सर्वर वगैरह को देखेंगे हम लोग के सर्वर कैसे चलते हैं नॉर्मली। उसमें हम देखेंगे डेव टूल्स के लिए, ये जो डेव टूल्स होते हैं बेसिकली जो मैं अभी काम कर रहा था, ये सारे का सारा हमारे पास इंस्पेक्ट करते हुए जो हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं वो डेव टूल्स हमारे कहलाते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ये F12 के साथ भी ओपन हो सकता है, कि इस जगह आई थिंक उन्होंने बंद किया हुआ है। चल अच्छा, स्क्रीन इनेबल करना, स्क्रीन अच्छा, फर्दर मैं इसके बारे में बता रहा था कि हम लोग PHP को यूज़ करेंगे तो उसमें हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि हम लोग जो है हमारे पास बैकएंड पे सर्वर लैंग्वेज में हम PHP यूज़ करेंगे, तो PHP के हमारे पास आते हैं कि वेरिएबल्स। कनेक्ट हो गया, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही थी। हाँ, होस्ट ने वो डिसेबल की हुई स्क्रीन शेयरिंग, उधर से अलाउ करवा दें, मुझे नेट अलाउ करवा दें उनको भी। अच्छा, फिर उसके हम लोग देखेंगे कि PHP के बेसिकली हमारे पास लोकल सर्वर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि हमारे पास ये होता है कि जब हम लोग सर्वर साइड लैंग्वेज की बात करते हैं तो सर्वर साइड लैंग्वेज किसी सर्वर के ऊपर चल रही होती है, तो उसको हम देखेंगे कि हम जैम सर्वर या वैम सर्वर के थ्रू करेंगे। क्योंकि जब लाइव के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो होस्टिंग सर्वर्स होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म इंस्टॉल हुए होते हैं। तो जस्ट उसमें हम अपना कोड वगैरह रख लेते हैं तो हमारी चीज़ें चलने लगती हैं। लेकिन लोग जब लोकल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें ये सर्वर चाहिए होते हैं। फिर PHP के फंडामेंटल्स आ जाते हैं, इसके अंदर वेरिएबल्स वगैरह कैसे काम करेंगे। हमारे पास PHP के वेरिएबल्स होते हैं,
फिर PHP को हम लोग देखेंगे कि हमारे पास लूप्स वगैरह कैसे काम करेंगी, हमारी लूप्स आ जाती हैं हमारे पास। जिस तरह हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के बारे में देखा था कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो सी है वो लैंग्वेज काम करवाती है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म का प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह हम सर्वर साइड के ऊपर भी जाकर हम अपनी प्रोग्रामिंग परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हम लोग PHP यूज़ करेंगे। उसमें हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करती हैं, इफ और इफ एल्स का क्या फ़र्क है, नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज़ करेंगे, स्विच केसेस वगैरह कैसे यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हमारे पास क्या होती है कि PHP के फॉर्म्स आ जाते हैं, हेडलिंग। जब हम लोगों ने बात की थी कि HTML के हम फॉर्म्स बनाएंगे, फॉर्म बना के उसके अंदर हम डाटा वगैरह रख के हम सबमिट करवाते हैं जब बटन्स के थ्रू, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास कैसे मैनेज होंगी। मतलब उसके अंदर क्या होता है कि मेथड्स, जब फॉर्म को हम सबमिट करवाते हैं तो उसके 2 टाइप के मेथड्स होते हैं कि गेट के थ्रू डाटा लेके आना है या पोस्ट के थ्रू करना है। तो इनका डिफरेंट आ जाता है हमारे पास। फिर रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। फिर यूआरएल्स वगैरह को देखेंगे कैसे कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो डाटा जा रहा है उसको हम देखेंगे किस तरह से हम करते हैं। फिर हम लोग PHP के लूप्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि वाइल लूप कैसे काम करेगी, डू वाइल, फॉर ईच लूप वगैरह का क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर हमारे पास PHP का हम काम करते हुए एरेज को देखेंगे कि हमारे पास न्यूमेरिक एरेज कौन सी होती हैं, एसोसिएटिव एरे कौन सी होती हैं, फिर मल्टी डायमेंशनल एरे आ जाती हैं। एरेज का पर्पस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देख लेंगे। एरेज को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, तो फिर उसमें हम लोग देखेंगे किसी एरे के इंडेक्स के ऊपर कोई चीज़ अपडेट करवानी है तो ये चीज़ें आती हैं। फिर हमारे पास आते हैं कि डिफरेंट किस्म का फंक्शंस लिखने होते हैं PHP में। हम लोग फंक्शन को कैसे डिफाइन करवाएंगे, फंक्शंस के ऊपर इनपुट कैसे भेजेंगे, सारी की सारी चीज़ें कैसे करेंगे, रेफरेंस वैल्यूज़ कैसे रिटर्न करवाएंगे, किसी चीज़ को रिक्वायर करेंगे कैसे करेंगे। PHP के स्ट्रिंग्स के फंक्शंस होते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिफरेंट किस्म के स्ट्रिंग फंक्शंस आते हैं, वो यूज़ करने का एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। कि स्ट्रिंग्स को आपस में हम लोग कंपेयर करवा सकते हैं, कंपैरिजन में डबल इक्वल साइन का क्या डिफरेंस होता है, ट्रिपल इक्वल का क्या मकसद होता है, इस तरह के डिफरेंट किस्म की हमारे पास आती हैं। फिर या फिर होता है कि स्ट्रिंग बनी हुई है, स्ट्रिंग के तरह हम लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल ये मेरी पार्टिकुलर एक स्ट्रिंग आ रही है ABCDEFG, तो इसमें से एक स्पेसिफिक डाटा को चेक करना, सर्च करना, उसको रिप्लेस करना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसको देखेंगे। फिर हम पूरे का पूरा एक क्लाउड ऑपरेशन फॉलो करवाएंगे। एंड के ऊपर जाके हम लोग उसमें देखेंगे कि बैकएंड के ऊपर हम लोग लारावल यूज़ करेंगे, तो लारावल के अंदर हम पूरा का क्लाउड ऑपरेशन देखेंगे कि हमारा फ्रंट एंड का HTML का फॉर्म बना होता है, CSS हम बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग सबमिट करवाएंगे तो हमारे पास बैकएंड पे जाएगी सर्वर साइड पे। सर्वर साइड पे हम सारे का सारा टेबल में सेव करवाएंगे, टेबल से सेव करवा के जो हमारी वेबसाइट होगी इसके अंदर हम लिस्टिंग करवाएंगे, लिस्टिंग में हम डाटा शो करवाएंगे। पूरा क्लाउड ऑपरेशन होगा कि मतलब एक टेबल है उसके अंदर डाटा इंसर्ट करवाएंगे, डाटा को रिट्रीव करवाएंगे, उस डाटा को हम अपडेट करेंगे, उस डाटा को डिलीट करवाएंगे, और वो ये सारे का सारा फॉर्म्स के थ्रू करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कुकीज़ किस लिए यूज़ करते हैं हमारे पास, सेशंस वगैरह के लिए क्या यूज़ करते हैं, फिर ये सारा कंसेप्ट देखेंगे हम लोग उसमें। फिर एडवांस लेवल के ऊपर PHP आती है कि हम लोग एजेक्स वगैरह के साथ होती है। नॉर्मली क्या फ्लो होता है कि हम लोग एक HTML का फॉर्म बनाते हैं, जब वो सबमिट होता है तो हमारा पेज दूसरे पेज पे चले जाता है। फिर नॉर्मली अब हम लोग क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं एजेक्स अप्रोच। उसमें जो होता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है वो हमारी वेबसाइट कहीं पे मूव नहीं हो रही होती, वो उसी फ्रेम के अंदर रह रही होती है, लेकिन डाटा लेके आती है और ऊपर हमारा सेक्शन हमारा रिपीट हो रहा होता है। उसकी सिंपल एग्जांपल समझेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, तो मैं इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे कि हमारे पास ये पेज मूव हो जाता है, हमारा पेज रिफ्रेश होकर नेक्स्ट टैब पे चले जाता है। तो जो हम एजेक्स के थ्रू कर रहे होते हैं तो हमारा ये जो हेडर वगैरह होता है ये वहीं पे रह रहा होता है, लेकिन हमारा चेंज नीचे वाले सेक्शन में चेंज आ रही होती है। तो उस तरह हम लोग ऑपरेशन वगैरह देखेंगे, तो वो हम लोग डाटा टेबल्स वगैरह के साथ दे सकते हैं। उसकी एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हमारे पास एजेक्स का क्या पर्पस होता है, किसने यूज़ करते हैं। फिर जेसन्स वगैरह डाटा टाइप होती है हमारे पास। फिर हम लोग साथ में इसमें देखेंगे कि हमारे पास ऊप के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कि ऊप को कैसे यूज़ करते हैं, जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारे का सारा देखेंगे। जो हम क्लाउड ऑपरेशन बनाएंगे इंशाल्लाह ताला वो हम लारावेल के साथ ही करेंगे। फिर उसी में हम लोग जो सा ऊप को अंडरस्टैंड करेंगे, लारावेल फ्रेमवर्क को देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल होगा हमारे सिस्टम पे। उसके अलावा हम लोग वैम सर्वर वगैरह या जैम सर्वर जिसको भी रन करेंगे वो देखेंगे। तो फिर मॉडल व्यू कंट्रोल डिज़ाइन को देख लेंगे हम लोग उसमें। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। फिर हमारे पास क्या चीज़ आती है कि अभी तो हम ये सारा काम करेंगे अपना HTML फॉर्म वगैरह, या हम लोग उसका यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप का फॉर्म यूज़ करके हम सेव कर रहे होंगे उसमें बनाएंगे। लेकिन क्या होता है कि फ्रंट एंड पे समटाइम अगर हम बात करें तो हमारे पास Vue.js लैंग्वेजेस आ रही हैं, नोड मॉड्यूल्स की लैंग्वेजेस आ रही हैं, Angular.js आ रही हैं, वो हमारा एक पूरे का पूरा एक डिफरेंट डोमेन बन जाती है।
उसके ऊपर आपको वर्बली आपको उसमें बता दूंगा कि वो किस तरह से मैनेज करती हैं। लेकिन ये है कि अभी अब बैकएंड का पीएचपी लेवल और ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो वेल एंड गुड है, आपको काफ़ी चीज़ें इसमें आप लर्न करेंगे। आप इंटरव्यू के लिए जाकर तैयारी कर सकते हैं इससे, और आपको पूरे का पूरा फ्लोस बना सकते हैं, अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को बना सकते हैं आप उसमें। फिर हमारे पास ये होता है कि जो हमने जितना भी काम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक लोकल सर्वर पे काम करता हूँ, फिर एक लाइव सर्वर होता है। मतलब जो लोकल पे मैंने चेंजेस की हैं वो लाइव सर्वर पे कैसे पुश होंगी। लोकल का और प्रोडक्शन का फ़र्क क्या होता है, लोकल पे ये होता है कि जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ मेरे अपने सिस्टम पे पड़ी हैं, वो अभी किसी और सिस्टम पे नहीं गई। मेरी जान बस करानी है। थैंक यू इरफान। हेलो। मैं इरफान भाई आपको लिंक भेज रहा हूँ, बस उन्हें कहिएगा 4 बजे वो कनेक्ट हो जाए। मैं लिंक भेज रहा हूँ। ओके मेरी जान, थैंक यू यार इरफान भाई, थैंक यू सो मच। हेलो। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, उसका पर्पज़ क्या हमारे पास आएगा कि हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे। मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास लोकल डेवलपमेंट और लाइव प्रोडक्शन में क्या होता है कि लोकली मेरे सिस्टम पे काम हो रहा होगा तो वो किसी और सिस्टम के पास एक्सेसिबल नहीं होता। मतलब जो चेंजेस मैंने अपने लोकल सिस्टम पे की हैं वो मेरे पास होंगी। फिर हम लोग किसी मतलब यूज़ कर सकते हैं, हम लोग बिट वगैरह बिटबकेट यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास काम आपस में टीम के साथ मैनेज हो रहा होता है कि टीम किस तरह से मैनेज करती है उसको। फिर हमारे पास क्या होता है कि लोकल सिस्टम से चले जाते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। इंटीग्रेशन सर्वर वो होता है जिसके ऊपर हम लोग जो टीम पूरी काम कर रही होती है उनको सारे का सारा कोड मर्ज अप हो रहा होता है। लेकिन वो ये होता है कि वो लाइव फिर भी नहीं होता, क्योंकि वो हमारे पास लोकल जो डेवलपमेंट कार्य होते हैं उस इंटीग्रेशन के ऊपर या क्यूए सर्वर के ऊपर वो लोकली टेस्टिंग के लिए हम लोग बना रहे होते हैं। तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास डिपेंड कार्य होते हैं, इन्वायरमेंट्स होते हैं। कुछ लोगों का एनवायरनमेंट ये होता है कि लोकल सर्वर हमारे लोकली काम करने के लिए होता है। फिर इंटीग्रेशन सर्वर आता है, उसमें क्या होता है कि जो डेव टीम्स काम कर रही होती हैं उन सारों को सारा का कोड मर्ज अप होकर हमारे पास इंटीग्रेशन सर्वर पे जा रहा होता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि टीम एक नया सर्वर बनाती है, उसके ऊपर क्या होता है कि वो क्यूए सर्वर बनाता है। जब हमारे पास क्वालिटी इंश्योरेंस की कोड होती है तो वो जो इंटीग्रेशन सर्वर पे जो डेवलपर ने अपना कोड टेस्ट करना है, उसके बाद वो जो टीम को मैनेज कर रहा होता है वो सारे का सारी चेंजेस भेज देते हैं क्यूए सर्वर के ऊपर, जो क्वालिटी इंश्योरेंस का सर्वर होता है। मतलब उसके ऊपर वो चेंजेस अपडेट हो जाती हैं, फिर उसके ऊपर चेंजेस को टेस्ट किया जाता है। फिर जब वो चेंजेस वहाँ पे भी वैलिड वेरीफाई हो जाती हैं, सारी चीज़ें आपको पता लग गया जी कि जो लोकल डेवलपमेंट हुई है वो एंड स्टेप पे पहुंचने से पहले कि सारी की सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर नहीं हुई हैं, कोई चीज़ हमारी ब्रोकन नहीं हुई है। क्योंकि आप जब डेवलपमेंट में काम कर रहे होते हैं तो आपने ये ख्याल रखना होता है कि आपके कोड से किसी और की चीज़ को सफ़र ना हो। ये नहीं हो सकता कि आपने अपना काम किया और आपने दूसरे का काम खराब कर दिया, तो इस तरह आपने नहीं करना होता। आपने अपनी टेस्टिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कोई किसी पर्पस के लिए कोई फील्ड रखी है, आप ये नहीं कर सकते कि उसकी फील्ड को जाकर चेंज कर दें। आपने नई फील्ड करनी है, आप अपना काम करेंगे, आप उसके हिसाब से करेंगे। तो वो टेस्टिंग का पर्पज़ ही यही होता है कि जो क्यूए के क्वालिटी एश्योरेंस के स्टूडेंट बैठे होते हैं हमारे पास क्यूए वाले, वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन को देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन ठीक चल रही है, जो नई डेवलपमेंट हुई है वो किसी पुरानी चीज़ को तो नहीं ब्रेक कर रही है। अगर वो सारे के सारे फ्लोज ठीक चल रहे हैं तो ये सारा का सारा कोड हमारे पास लाइव सर्वर पर चले जाता है। अब जो प्रोडक्शन सर्वर होता है उसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहा था, कोई भी प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर चेंजेस नहीं करते हैं। हाँ, ये होता है कि डिपेंड कर रहा होता है कि सिर्फ आप एक ही आप पर्सनली काम कर रहे हैं और पर्सनली आपकी वेबसाइट है तो आप लोकली काम टेस्ट करते हैं, लोकली करने के बाद आप प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर जस्ट पोस्ट कर देते हैं तो वहाँ पे आप टेस्टिंग कर देते हैं। ये चीज़ आती है। फिर उसमें यह है कि हमारे पास आपको मैं वर्बली इसमें बताऊंगा कि हम लोग फाइबर डिफरेंट किस्म के फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। आप यहाँ पे कोर्स करते हैं, वहाँ पे जाके आप उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके अपना प्रोफाइल्स वगैरह बना सकते हैं। प्रोफाइल्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं कि जी आपने फाइबर है, आप वर्क है, उसके ऊपर आप अपनी गिग्स बना सकते हैं, आप अपनी स्किल सेट को बता सकते हैं कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो वहाँ पे आप उनके साथ आप काम वगैरह ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अभी तक जो चीज़ें समझाई हैं वो आप लोगों को समझ आएंगी सारों को। हेलो। ठीक हो गया, लेकिन बाकी सारे म्यूट हैं या इनकी आवाज़ नहीं जा रही आ रही। चले। बाकी ये कि अभी जो तकरीबन हम लोग 3 लेक्चर्स पढ़ चुके थे, मैं उसको ओवरफ्लो आपको गाइडेंस दे देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड की थी उसके अंदर।
तो फिर नेक्स्ट कल जो है हम लोग फर्दर आगे से ही स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी ऑन गोइंग क्लास चल रही है। तो अभी सिंपल मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे पास HTML की जो फाइल होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारे पास टॉप के ऊपर HTML का स्टार्टिंग टैग होता है। ये हमारे यहाँ से पता लगता है कि हमारी HTML की फाइल स्टार्ट हो रही है। ये हमारे पास एंडिंग टैग होता है स्लैश HTML का मतलब है कि ये एक HTML की फाइल स्टार्ट हो रही है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास HTML की फाइल का स्टार्टिंग टैग आ गया हमारे पास। यहाँ से हम लोग उसको देखते हैं कि ये चीज़ आती है। फिर हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास HTML की बॉडी आती है। मतलब अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो HTML का सिंपल एक स्केलेटन होता है वो ये होता है कि HTML का स्टार्ट टैग होता है, स्पैन टैग होता है, फिर उसके अंदर एक हेडर होता है हमारे पास और एक बॉडी होती है। हेडर की बात की जाए तो जो हमारे पास सारी की सारी जो टॉप लेवल के ऊपर हेडर पे चीज़ें शो होनी है वो हमारे पास हेडर के ऊपर आती हैं। मतलब हेडर की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं और मैं इस पेज को रिफ्रेश करवाऊँ तो ये हमारे पास एक फाइल बन के आ रही है। ठीक है, तो इस फाइल का क्या मकसद है कि ये हमारे पास एक ये जो हेडर है यहाँ पे हमारे पास शो करवा रहा है कि ये टाइटल है। जो हेड के अंदर मैंने टाइटल डिफाइन किया है वो हमारा यहाँ पे हमें शो करवाता है कि जी मैंने ये हेलो टेस्टिंग। मतलब वेबसाइट्स के ऊपर हम जाते हैं तो हमारे पास हेड सेक्शन के थ्रू हमें पता लग रहा होता है कि इस वेबसाइट का क्या पर्पस है। या हम लोग डिफरेंट नेविगेशन पे जाते हैं तो हमें पता लग रहा होता है कि अब ये चीज़ है कि ये इसमें बता रहा है कि ये W3 का ये school.com का ट्राई एडिटर खुला हुआ है, इसके हेड के अंदर क्या पड़ा हुआ है। फिर इसी तरह ये फेसबुक है तो ये बताता है जी वेलकम टू फेसबुक का टाइटल बताया हुआ है। और ये लोकल फाइल है तो इसके ऊपर हमने अपना जो भी नाम दिया होगा वो उस चीज़ को बता रहा होता है हमारे पास। ये HTML का हमारे पास आता है बेसिक स्केलेटन आता है हमारे पास। फिर हमारे पास क्या होता है कि हम लोग HTML के अंदर हमारे पास आ जाते हैं डिव्स वगैरह को। हम लोग इसको देखते हैं कि डिव्स किस तरह से हमारे काम करती हैं। फिर हमारे पास डिव बेस्ड स्ट्रक्चर आता है। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की हम डिव्स बनाते हैं। डिव्स को इसलिए ये समझे कि डिव्स हमारे पास क्या होते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसके ऊपर हम डिव्स बना लेते हैं। डिव्स क्या होती है हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट की लेंथ विड्थ ले रही होती है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ आपको डिव दिखाऊं तो इसमें ऊपर से मोबाइल लेआउट ओपन हुआ, रिस्पॉन्सिवनेस कम करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है कि ये अगर मैं देखा जाए तो मैंने ये डिव्स बनाई थी। हमारे पास डिव्स का क्या पर्पस होता है कि ये पूरी की पूरी विड्थ ले रही होती है। जितनी डिव्स बनाएंगे ये 100% विड्थ ले रही होती है हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन के ऊपर। ये इसने पूरी विड्थ ले ली, ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी है। बॉडी के अंदर अगर हमने जितनी डिव्स बनाई है वो पूरी विड्थ ले रही होती है हमारे पास। और डिव्स की जब बात करेंगे तो हमारे पास डिव्स क्या होती हैं, डिव्स हो गए, पैराग्राफ हो गए, पैराग्राफ के अलावा हेडिंग्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। इनका मतलब ये होता है कि जब हम ये लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइंस पे चले जाती हैं हमारे स्ट्रक्चर। मतलब मैंने अगर डिव्स की एग्जांपल लगाई है, डिव को मैंने दिया है तो मेरे पास न्यू लाइन उसके ऊपर आ जाएगी सारी चीज़ों की। हमको उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ फिर हम उसको रीड आउट करते हैं कि हमारे पास किस तरह से डिफरेंट किस्म के हमारे स्ट्रक्चर हैं इसमें। अगर मैं इसको आते हैं, अगर हम लोग लेक्चर 2 पे आए तो मैंने सिंपल HTML का लेआउट अच्छा अच्छा इस लेक्चर को ओपन करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या रीड आउट किया था। अच्छा, जो हमारे पास इसमें था, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें इस लेक्चर में पढ़ी थी। मैंने फाइल्स भी ग्रुप में शेयर की हुई हैं, वहाँ से भी आपको उसका आइडिया हो जाएगा क्या है। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें एग्जाम्पल्स की थी। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास हेड के अंदर मैंने बताया कि एक सिंपल डॉक्यूमेंट हेड आता है हमारे पास। फिर पैराग्राफ्स के बारे में देखा हमने कि पैराग्राफ्स हमारे कैसे काम करते हैं इसके अंदर। मैं आपको वन बाय वन चीज़ें सारी ये सारी की सारी चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ उसमें, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे काम कर रही है। ये कोड कमेंट करने के लिए ये सेक्शन होता है कि ये एंडिंग टैग आ रहा होता है इसके अलावा। और ये हमारे पास इसके अंदर हमारे पास ये कोड का
कोड को कमेंट करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। अगर मैं इस फाइल को ओपन करके मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास जस्ट एक HTML2 की फाइल तो मैंने चेंज किया, ये कोड वहाँ से कमेंट हुआ। अच्छा, उसके अंदर फर्दर कंटेंट डाटा पड़ा होगा मेरे पास। okay. जो हमने लगाया है इसको कोड को प्रॉपर से कमेंट नहीं किया सेक्शन को। इंटेलिजेंस के कोड्स को यहाँ से लेके इस कोड को हम ऊपर तक। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों ने इसके अंदर स्ट्रक्चर को मैंने रीड आउट करवाया था स्टूडेंट्स को। उस दिन हम लोगों ने बताया था कि हमारे पास HTML का टाइटल टैग आता है, उसके अलावा बॉडी आती है, फिर पैराग्राफ्स के बारे में मैंने इनको बताया था। जब हम लोग कोई पैराग्राफ रखवाते हैं तो पैराग्राफ का मकसद ये होता है कि हमारे पास वो जो पैराग्राफ होता है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ऑटोमेटिकली चले जाता है। मतलब हमने पैराग्राफ अगर को डिफाइन करवाया है तो जो उसके बाद होगी वो एक नेक्स्ट लाइन के ऊपर एंट्री कर लेके आएगा। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो HTML बन रही है इसका स्ट्रक्चर जो है उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब मैंने एक पैराग्राफ रखवाया था, पैराग्राफ में क्या किया कि जो मैंने अपने 2 पैराग्राफ रखे थे तो दोनों को उसने ऑटोमेटिकली न्यू लाइंस पे मूव करवा दिया। मतलब जितने भी आप पैराग्राफ, जब भी आप पैराग्राफ को डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा कि वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर डाटा हमारा मूव हो जाएगा। तो उसको ब्लॉक लेवल से एलिमेंट्स कहलाते हैं हमारे पास। फिर ये हमारे पास एग्जांपल आती है। उसके अलावा हम लोग इसमें फर्दर देख सकते हैं कि फिर हम लोगों ने नेक्स्ट टैग एक रीड किया था, उसको टैग को कहते हैं प्री का टैग हमारे पास होता है। प्री का टैग का पर्पज़ क्या था हमारे पास, उसमें प्री का टैग का मकसद ये था कि हमारा जो डाटा है उसको रिप्रेजेंटेशन फॉर्म के अंदर आपने डाटा को शो करवाना है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि HTML की जो फॉर्म जो फाइल थी उसके अंदर मैंने स्पेसिंग दी है, जितनी मर्जी स्पेसिंग दे दूं, लेकिन ये क्या करता है कि ये स्पेसिंग को ख़त्म करके जस्ट एक सिंगल स्पेस ले आता है। तो जो प्री का टैग होता है उसका पर्पस ही यही होता है कि हमारे टैग को प्री फॉर्मेटेड टैग्स के अंदर शो करवाना। मतलब आपने कोई एक ऐसा कंटेंट शो करवाना है जो एक लेआउट है जो बनाया है वो वैसे का वैसे ही शो हो, तो इसके लिए हम लोग प्री का टैग यूज़ करवाते हैं इसके अंदर। फिर उसके अलावा हमारे पास आते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स वगैरह आते हैं हमारे पास। ये हमारे पास कहीं से वो CSS की वजह से शो नहीं हो रही कि जो ऊपर जो मैंने वो लगा रहा हूँ अपना कमेंट्स कर रहा हूँ, वो कोड किसी और की उसके साथ कोड जो से हमारा क्लैश हो रहा है, जिस वजह से हमारा कोड प्रॉपर कमेंट नहीं हो रहा। अगर मैं इसको शिफ्ट एंड तक जाऊँ फाइल के, तो ये होना नॉर्मली ये चाहिए कि हमारा जो कोड है वो कमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन ये किसी और की बॉडी एंड नहीं हो रही, जिस वजह से हमारा एक प्रॉपर कोड इसके ऊपर कमेंट आउट नहीं हो रहा। अगर अब मैं देखा जाए तो इस फाइल के अंदर अगर मैं रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मैंने नेस्टेड एलिमेंट्स वगैरह बनाए हैं कुछ। उसके अंदर एलिमेंट्स को मैंने दिखाया है उसका कि हमारे पास पैराग्राफ के ऊपर मैंने क्या चीज़ है कि हम लोग को प्री का टैग की जब आपको समझ आ गई। प्री का टैग का मकसद क्या था कि हम लोगों ने जो HTML डिफाइन की थी उसको एक प्री जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर डिफाइन की थी ये वाली चीज़। मतलब जितनी मैंने स्पेसेस यहाँ पे दी हैं मैं स्पेसेस बढ़ाता जाऊँगा, ये अब एज इट इज़ डाटा मेरा शो होगा इसके अंदर। फिर इसी के अंदर मैंने देखा जाए तो इसकी लाइन के अंदर हम लोगों ने एक एग्जांपल लिखी थी
ये एक टैग होता है हमारे पास HR का टैग। बेसिकली ये टैग क्या करता है कि हमारे पास वहाँ पे एक लाइन ब्रेक करवा देता है, और हमारे पास एक हॉरिजॉन्टली रो आ रही होती है, एक लाइन आ रही है, ये पूरी की पूरी एक लाइन डिवीजन करवा दी कैसे, यहाँ पे एक लाइन शो करवा दी है। ये HR का टैग होता है, जिसने हमने कहा जी कि HR का टैग आएगा उसके बाद हमारे पास लाइन शो करवा दो। फिर हम लोगों ने जो लाइन शो करवाई है उसके बाद हमने कहा इसको लाइन को ब्रेक कर दो। BR जो होती है हमारे पास लाइन को ब्रेक करवाती है। अगर अब इस एग्जांपल में देखा जाए तो हमने BR के साथ कहा है कि ये इस लाइन के साथ ही हमारी चीज़ें को कर दो उसको। तो यहाँ पे ये इसने क्या किया कि न्यू लाइन्स के ऊपर डाटा को हमारा ले गए हैं इसमें। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास चीज़ें आती हैं इसमें, इस तरह से हम लोग उसको डिफाइन करवा सकते हैं। फिर उसको हमने उसको कहा कि जी हमारे पास जो डाटा है वो उसने न्यू लाइन के साथ लिखा, जैसे कि जैसा डाटा हमने लिखा था वो लिखा। यहाँ पे आके BR आ गई। BR का मतलब था कि फिर एक न्यू लाइन ला दो। अगर मैं इस एग्जांपल को दोबारा से BR के साथ करूँ, कोड हमारा वो नीचे वाला सेक्शन, चलो उसको मैं देख लूँगा। तो ये BR वगैरह के लिए लाइन के लिए क्या था कि उसने क्या किया कि हमारे पास एक न्यू लाइन रिप्रेजेंट करवा दी, यहाँ पे एक न्यू लाइन के साथ डाटा शो हो गया। ये इसके लिए हम लोग यूज़ करते थे। उसके अलावा फिर इसमें एग्जांपल में मैंने लोगों स्टूडेंट्स को बताया था कि हम लोग HTML के अंदर डिफरेंट किस्म के टैग्स कैसे यूज़ करवा सकते हैं, डाटा को फॉर्मेट कैसे किया जा सकता है। तो बी जो सा होता है हमारे पास बोल्ड के लिए यूज़ होता है, फिर एम्फाइज टेक्स्ट होता है, फिर मार्किंग। ये डिफरेंट किस्म का डाटा को फॉर्मेटिंग करने के स्टाइलिंग के लिए हम लोगों ने डिफरेंट किस्म का टैग्स यूज़ किए हुए थे। और ये सारी की सारी पैराग्राफ के अंदर थी। तो पैराग्राफ क्या होता है, जब न्यू पैराग्राफ आता है तो ऑटोमेटिकली वो स्पेसिंग ले लेता है। जब हमने डिव्स की बात की थी तो डिव में हमारे पास स्पेसिंग नहीं आ रही थी। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो ये डिव्स आ रही हैं, तो ये डिव्स क्या करती हैं, जस्ट हमारे कंटेंट को नेक्स्ट डिव में ले जाती हैं, लेकिन उन दोनों डिव्स के दरमियान स्पेसिंग नहीं देता कोई भी। लेकिन अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो हमारे पास जब पैराग्राफ आते हैं तो पैराग्राफ हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास ऑटोमेटिकली स्पेसिंग क्रिएट करवा देता है। मैं इसको अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो हमने ये पैराग्राफ लिया था, तो इस पैराग्राफ ने क्या किया कि इसने वहाँ पे मार्जिन ले दिया ऊपर दोनों में। मतलब जितने भी पैराग्राफ्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट एक स्टाइल को अप्लाई करवा रहे होंगे। पैराग्राफ में क्या करता है कि जब 1 EM का मार्जिन आ रहा है ऊपर नीचे से, स्टार्ट और ब्लॉक के ऊपर हमारे पास मार्जिन आ रहे होते हैं सारे के सारे। ये बाय डिफॉल्ट हमारा मतलब पैराग्राफ जब भी लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास मार्जिन लेके आ रहा होता है उसमें। तो फिर इसके अंदर हमने डिफरेंट किस्म के फॉर्मेटिंग के टैग्स पढ़े थे। बोल्ड टैग पढ़ा था, एम्फाइज टैग, कॉन्टेक्स्ट टैग पढ़ा था। क्योंकि फिर बाज़ दफ़ा वेबसाइट पे देखा होगा आपने, किसी चीज़ को हाईलाइट किया होता है तो उसके लिए मार्क का टैग पढ़ा था। फिर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमने एक लाइन के अंदर फर्दर टैग्स को डिफाइन किया होता है। मतलब पैराग्राफ लिखा, उसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग का टैग लिखा। मतलब ये पैराग्राफ था, पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट टैग्स लिखे थे, उस चीज़ को लिखा हमने, उसको देखा था। फिर सम टाइम क्या होता है कि कोड्स कमेंट करने के लिए, कमेंट्स का पर्पस क्या होता है कि हम लोग जो अपनी फाइल बना रहे होते हैं वहाँ पे हम लोग कमेंट का सेक्शन डाल रहे होते हैं। उसका मकसद फ़ायदा ये होता है कि कल को अगर हम लोग इस फाइल पे दोबारा आए तो हमें याद हो कि हमने ये जो फाइल लिखी थी इसका पर्पस क्या था। कमेंट्स इसलिए हम लोग कमेंट्स ऐड करते हैं अपनी फाइल के अंदर। फिर इसी तरह होता है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि चीज़ को मैंने डिबगिंग करनी है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि अच्छा ये वाला एलिमेंट है, ये सेक्शन मेरा रीड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को भी हम लोग कमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि इस लाइन को मैं जाके कहता हूँ कि ये कमेंट्स का स्टाइल ये होता है कि ये अपने वे होता है कमेंट लिखने के लिए। स्टार्टिंग आपने टैग डालना होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, सिंगल डैश, और यहाँ पे आपने जाके ये चीज़ करनी होती है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ इस पेज को तो मेरे पास देखेंगे कि आप वो जो दो लाइंस आ रही थी जिसके ऊपर मैंने लिखा था दीज टैग्स आर नॉट नेस्टेड प्रॉपर्ली, वो दोनों लाइंस हमारी हाइड हो गई हैं। अगर मैं इसको ख़त्म करूँ इस लाइंस को तो मेरा क्या होगा कि अब मुझे जो मैंने जो कोड कमेंट किया है मुझे वो शो हो जाएगा दोबारा एज इट इज। ये दोनों लाइनें मैंने हाइड की थी, कमेंट कर दी थी, जिसकी वजह से मेरी ये दो लाइनें शो नहीं हो रही थी। मैं अब दोबारा जाकर इसको आपको दिखाता हूँ कि इसका पर्पस फ़ायदा क्या था हमारे पास। क्या मैं फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था, मैं कोई कोड कर रहा था, मुझे याद आया यार मेरा ये पता नहीं चीज़ चल रही है या नहीं चल रही, तो मैं उसको जाके देख सकता हूँ कि मैंने अब इन दोनों लाइंस को कमेंट किया था। यहाँ पे भी मुझे HTML के अंदर इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर बता रहा होगा कि ये मेरा कोड कमेंट हुआ होगा। तो उसके लिए कमेंट्स को यूज़ करवाते हैं कि हम लोग डिबग करवा सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल हम लोग कमेंट्स इसलिए लिखते हैं कि कल को अगर ये फाइल आपके अलावा किसी और बंदे ने रीड करनी है तो उसको प्रॉपरली पता हो कि ये किस मकसद के लिए ये कोड डाला गया था, इसलिए भी हम कमेंट लिखते हैं। या समटाइम ये होता है कि अगर आज आपने काम किया तो आप महीने 2 महीने बाद आएंगे तो आपको नहीं पता होगा कि आपने उस टाइम ये जो काम किया था ये किस पर्पज़ के लिए किया था। तो कमेंट्स इसलिए डाले जाते हैं, और जो कमेंट्स होते हैं वो प्रॉपर आपने लिखना होता है कि इस कमेंट्स का पर्पज़ क्या है।
क्लियर कट लाइन लिखनी होती है ताकि अगले बंदे को अंडरस्टैंडिंग हो सके कि अगर आपके अलावा किसी और बंदे ने इन फ्यूचर काम किया तो उसको मकसद पता होगा इस कमेंट का क्या मकसद है। इसी तरह जो आप क्लासेस डिफाइन करवाएंगे या HTML सेक्शन डिफाइन करवाते हैं, जब आप किसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखते हैं जी क्लास लगाएंगे तो आप उसको क्लियर कट में लिखें कि इस क्लास का क्या पर्पस है। वो उसको लिखने का कैमल केसेस होते हैं, उसको प्रॉपर आपने लिखना होता है कि जी नाम जो भी लिखेंगे वो नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक हेडर की क्लास है या मैंने एक हेडर बनाया है उसके ऊपर मैं कुछ CSS अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं हेडर की क्लास करूँगा, तो इसका मतलब है अगले बंदे को पता है कि ये क्लास हेडर की क्लास के लिए यूज हो रही है कि हेडिंग के लिए या किसके लिए। वो आपको प्रॉपरली नाम लिखने चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे आपने नाम लिखा हो जी ABC को क्लास देने, कल को वो बंदा आएगा वो कहेगा जी ABC का क्या मकसद है। तो जो भी चीज़ लिखेंगे उसको आप प्रॉपरली इसको लिखेंगे कि जी इसका ये पर्पज है, इसके लिए आप लिखते हैं उसमें। ठीक है, फिर इसमें ये चीज़ें आती हैं। आप इसके अलावा डिफरेंट किस्म का टैग्स वगैरह पढ़े थे हम लोगों ने। इसके अलावा फिर इमेज की एग्जांपल वगैरह का मैंने इसको रीड किया था हम लोगों ने कि इमेजेस हमारे कैसे चलते हैं, इमेजेस का काम क्या था, इमेजेस के लिए क्या करते हैं कि हम इमेज का टैग यूज़ करवा रहे होते हैं। इमेज के टैग के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि अच्छा जी इमेज का जो सोर्स यू कैन कमेंट ऑन द ठीक है। ये एंटी इमेज आ रहा है क्योंकि इमेज के जो टैग्स होते हैं, इमेज हो गए, इनपुट एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, वो सारे के सारे इनलाइन होते हैं। मतलब जब भी आपने कोई इमेज टैग लगाना है तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइंस के ऊपर नहीं जाता। तो उसके लिए हम लोग या तो हम पैराग्राफ के अंदर इस इमेज को डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका पैराग्राफ, और उसके लिए क्या होता है कि स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है, उस एंडिंग टैग के ऊपर हम लोग उसको डिफाइन करवा रहे होते हैं। अगर अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखेंगे कि इमेज पे जो लाइन है हमारे पास न्यू नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव हो जाएगी। ये चीज़ आ रही थी। अब क्या चीज़ हो रही है कि मैंने जो इमेज बनाया है वो इमेज बेसिकली मेरा डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि इमेज का पाथ प्रॉपर नहीं है। तो अगर जो इमेज का पाथ प्रॉपर होगा तो मेरा इमेज वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अब इसको यहाँ पे जाके मैं इसको कहता हूँ test.png, एग्जाम्पल दूंगा मैं, अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरा जो इमेज है वहाँ पे शो हो जाएगा। और इमेज जितनी बिट हाइट हो रही होगी उसके हिसाब से हमारे पास शो हो जाएगा। फिर हम इमेज को उसके डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं, विड्थ दे सकते हैं। विड्थ हम कहते हैं कि डबल कोट्स के थ्रू हम डाटा पास करवा रहे होते हैं इसके अंदर। हम कहते हैं ये 150 इसकी विड्थ होगी इस इमेज की, इसकी हाइट हमारे पास कितनी होगी, वो भी 150 होगी। अगर अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, ये इमेज जो बाय डिफॉल्ट हाइट विड्थ चाहिए था वो इस जगह पे आकर डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह की एग्जांपल्स हम इसमें चीज़ें की थी हम लोगों ने। बाकी मैं आपको उसके अलावा एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक मिनट ठहरे, मैं फाइल मेरी रिप्लेस हो गई थी, मैं दोबारा से फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। सपोज मैं कोई वेबसाइट बनाई है, उसके बैकग्राउंड में पिक लगाई तो उसको डल करने के लिए कौन सा टैग। बेसिकली जब आप लोगों ने बैकएंड के ऊपर कोई इमेज बनाई होती है तो उसको डल करने के लिए तो नहीं, उसको बना CSS की प्रॉपर्टी वगैरह अप्लाई करवा रहे थे, ओपेसिटी वगैरह। उस वजह से वो जो इमेज हाईलाइट हो रहा होता है वो ओपेसिटी के थ्रू होता है। जब हम नेक्स्ट उस पर जाएंगे तो आप उसको देख लेंगे, हम दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे पास इमेज के ऊपर लेआउट आ जाएगा। ओपेसिटी को यूज़ करवाते होते हैं उसको हम लोग उसमें। आपको मैं इसकी नेक्स्ट फाइल ओपन करवा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी चीज़ की बात करूँ तो मेरे पास जो जो इमेज आ रहा था, ये जो इमेज आ रहा है ये भी हमारा इमेज प्रॉपरली हमें शो हो रहा है इमेज। ठीक है, मैं इस इमेज के ऊपर जाता हूँ, इसके ऊपर मैं इसकी स्टाइलिंग लगवाता हूँ। ये इसकी वो हल्की सी ये चीज़ होती है बेसिकली,
जो इमेज होता है उसके ऊपर हमने ओपेसिटी लगाई तो हमारे पास ये इमेज के ऊपर एक एक्सटर्नल लेयर अप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो इमेज हमारे पास क्लियर कट नजर नहीं आ रहा था। अगर मैं इसकी ओपेसिटी खत्म करूँ तो हमारे पास प्रॉपर इमेज आ रहा होगा। समटाइम क्या होता है, ये हम ओपेसिटी इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास क्या करते हैं कि हम ये एक विंडो बनाई है, इसके ऊपर मैंने एक और विंडो ला के रख दी है, तो बैकएंड की जो थी उसकी मैंने ओपेसिटी लो कर दी है। तो ये जो इसकी विजिबिलिटी होगी, इसकी विजिबिलिटी हाई हो जाएगी, उसकी विजिबिलिटी हम लो करवा देते हैं। तो इसके लिए हम लोग उसको यूज करवा रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा हमारे पास आ जाती है, ठीक है, फिर उसके अंदर हम लोगों ने नेक्स्ट टैग्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। और उसके अलावा इस वाले एग्जांपल में मैंने डाउनलोड्स वहाँ पे कीजिए। अच्छा, ये अब फिर हम लोगों ने इस लाइन के अंदर अगर आप देखा जाए तो मैंने डिफरेंट किस्म के यहाँ पे इमेजेस, एंकर टैग, एब्रिविएशन, इनपुट वगैरह के बारे में बताया कि मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि इसका पर्पस क्या होता है, कि ये क्या चीज़ करते हैं हमारे पास। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास मैंने एक एग्जांपल देके दिखाया था कि इस एग्जांपल का क्या फ़ायदा था। इस वाली जो लाइन आ रही है, मैं इस लाइन का आपको बताता हूँ कि इसके अंदर मैंने डिफरेंट इस फाइल के अंदर लिखा था कि इस लाइन में हम लोग, अगर मैं इस फाइल को रिफ्रेश करूँ तो इसके अंदर मैंने फाइल का पाथ प्रॉपर नहीं है। अच्छा, इस फाइल के अंदर मैंने बताया गया था कि डिफरेंट किस्म के जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। जब ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मकसद है कि जब भी कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन्स पे जाएंगे। उसमें हमारे पास जिस टाइम भी हम डिव को यूज करेंगे वो न्यू लाइन एलिमेंट पे जाएगा। पैराग्राफ यूज करेंगे हम अपने किसी भी जगह पे एचटीएमएल के अंदर, वो न्यू लाइन पे जाएगा। हेडिंग्स के टैग्स होते हैं H1 से लेके H6 तक, जब भी ये आएंगे हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। हेडिंग बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि H1 से लेके H6 तक डिफरेंट किस्म के हेडिंग्स के टैग्स होते हैं। उनका पर्पस क्या होता है कि हमारे पास, हमने यूजर को डिस्प्ले करवाने के लिए होता है कि जी हेडिंग हमारे पास आ रही है, कि बोल्ड लेवल की हेडिंग है, फिर उससे छोटा हेडिंग का टेक्स्ट होता है, फिर ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट लेवल्स होते हैं वो बोल्ड होते हैं लेकिन उनका साइज छोटे होते जाते हैं। फिर हमारे पास फॉर्म्स आ जाते हैं। जब भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे चले जाएंगे। ऑर्डर लिस्ट आइटम्स आएंगे, लिस्ट आइटम आएंगे, सारी के सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास ब्लॉक लेवल के जितनी दफ़ा भी आएंगे ये हमारे सारे यूज हो जाएंगे। लेकिन जब भी हम लोग अपने किसी HTML के फॉर्म के अंदर एक इमेज का टैग यूज करेंगे, एंकर टैग यूज करेंगे, स्पैन का टैग, बोल्ड, इनपुट की लाइंस वगैरह या बटन वगैरह यूज करेंगे तो ये सारे के सारे टैग हमारे पास इन लाइन होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जब इन लाइन टैग यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन के ऊपर मूव नहीं करेंगे। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से चीज़ों को मूव करना पड़ेगा। किसी ब्रेकिंग एलिमेंट के थ्रू, BR के थ्रू कर सकते हैं हम लोग, उनको पैराग्राफ में डाल सकते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, हम डिव में डाल सकते हैं, तो फिर वो हमारे एलिमेंट्स मूव होंगे। अब अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो मैंने ये 3-4 हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हुए हैं कि इन लाइन्स पे मूव नहीं हुए। हमारे पास इमेज का टैग है, हमारे पास एंकर टैग है, हमारे पास एब्रिविएशन का टैग है, हमारे पास एक इनपुट की फील्ड है, हमारे पास बोल्ड एलिमेंट है। ये सारे के सारे जो है हमारे पास क्या हुआ है कि हमारी ये एज इट इज लाइन के ऊपर आए हैं। ये एक एग्जांपल दिखाई गई थी कि इनलाइन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये सारे हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इनको उसने ऑटोमेटिकली मूव नहीं किया। अगर आपने इनको मूव करना है तो या तो आप एंड पे BR लगाएंगे, फिर BR के थ्रू हमारी चीज़ें मूव होंगी, या आप उसको पैराग्राफिंग देंगे तो पैराग्राफ्स के क्या होगा कि वो स्पेसेस ले लेंगे। तो इसी तरह हमारे पास इसमें हमने डिफरेंट टैग देखा था कि इमेज का टैग यूज़ करता है तो इमेज का टैग में क्या होता है, सोर्स आता है, सोर्स में अपने प्रॉपर जो फाइल का पाथ होता है वो बताना होता है। अगर आपकी जो HTML की फाइल है जिस डायरेक्टरी में पड़ी है और इमेज भी वहीं पे पड़ा है तो हम जस्ट उसका इमेज लिखेंगे तो हमारे पास वो शो हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने test.png लिखा
और ये सेम डायरेक्टरी पे पड़े हैं, मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या है कि मेरा इमेज रेंडर हो जाएगा। लेकिन अगर ये किसी एक्सटर्नल सोर्स पे पड़ा है या इसका कोई पाथ और है इमेज का, तो हमें पूरा उसका एब्सोल्यूट पाथ देना होगा, प्रॉपर पाथ देना होगा। इसी तरह हम लोग लाइव इमेज का पाथ यूज़ कर सकते हैं। कोई इमेज यहाँ पे मैं चाहता हूँ जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी इमेज लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल फ्लावर का इमेज या किसी का भी इमेज लेके हम लोग ये इमेज है, तो अब इस इमेज को अगर हम लोग अपने इमेज टैग के अंदर रखना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे, हम इस इमेज का प्रॉपर पाथ को रीड करेंगे। अभी तक ये प्रॉपर इसका इमेज का पाथ नहीं है, इस इमेज को मैं चाहता हूँ मैं इसको, इस इमेज को मैं यहाँ से करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ। अब बेसिकली ये मेरा पूरे का पूरा इमेज का प्रॉपर पाथ है इसका। अगर मैं अब इस इमेज को यूज करूंगा इस फाइल के अंदर, तो मैं इस फाइल के अंदर अगर मैं जाके इसको अंदर पेस्ट करता हूँ इस इमेज को, तो क्या होगा कि मेरी जो उस वेबसाइट के अंदर है, जो मेरा पेज जो शो हो रहा था, जो इमेज मुझे शो हो रहा था, वो ये वाला इमेज वहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे शॉप मस्जिद की इमेज मेरा शो हो गया इसके अंदर। तो ये लोग हम इमेज का टैग इस तरह से यूज करेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास एग्जांपल आती है एंकर टैग की। बेसिकली अगर हमने किसी जगह पे कोई हाइपर लिंक बनाया है, किसी लिंक के ऊपर मूव करवाना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ahref के साथ हाइपर लिंक देते हैं। href जब आ रहा होता है तो उसका मतलब होता है कि आपका हाइपर लिंक है, उसके ऊपर आपने कोई रिसोर्स देंगे तो हमारी वेबसाइट उसके ऊपर मूव हो जाएगी। और इसी तरह उसका हम नाम वगैरह बता सकते हैं, उसका हम टाइटल दे सकते हैं। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये गूगल है, उसके ऊपर उसने वहाँ पे सर्च इंजन का टाइटल भी शो करवाया और साथ में हमें मैंने सिर्फ हाइपर लिंक रखा है तो उसके ऊपर मुझे करवाता है। अगर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली ओपन करके इस लिंक पे चले जाएगा, या मैं इसी पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा लिंक इस जगह पे चले जाएगा। तो हाइपर लिंक इस तरह से काम करते हैं। जो वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म के अपने लिंक्स बनाए होते हैं, वो पेजेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि HTML के अंदर ये एब्रीविएशन होती हैं। बस दफ़ा आपने कोई डाटा शो करवा रहे हैं उसको एब्रीविएशन के वर्ड्स के साथ। अब ये डॉटेड मार्क्स का बता रहा है कि जी एब्रीविएशन का आपने टैग यूज़ किया है, वहाँ से आपको टाइटल बता रहा है कि ये चीज़ है। फिर इसी तरह मैंने एक एग्जांपल दिखाई है कि इनपुट फील्ड। तो जो इनपुट फील्ड होती है वो मतलब ये एक टेक्स्ट फील्ड बनाई हुई है मैंने उसके अंदर। तो उसमें क्या चीज़ है कि टेक्स्ट फील्ड आ रही है, तो ये सारी की सारी हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग आती है हमारी। तो फिर ये हमारा कोड फाइल मैंने वही चेंज कर दिया इसमें। ठीक है, ये उसके अंदर हमने कोड फाइल का देखा। फिर हमारे पास इसमें क्या होता है कि इसमें मैंने दिखाया गया था कि हमारे पास HTML के डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स वगैरह को हमने डिफाइन किया था। मतलब हमारे पास क्या होता है कि हम लोग आईडी एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, क्लासेस एट्रीब्यूट डिफाइन करवाते हैं। मतलब इस कोड के अंदर अगर आप जाके देखें तो इसमें मैंने एग्जांपल दिखाई की थी कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो, सॉरी क्या हुआ है, सिस्टम बंद हो गया।
अच्छा, तो फिर हम इसके बारे में चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि इस तरह कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, इसमें डिफरेंट किस्म के टैग्स वगैरह आएंगे। तो ये चीज़ें हम लोग उसमें देख रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि हमारे पास ये डिफरेंट HTML के टैग्स वगैरह आते हैं, तो उनका क्या पर्पज़ होता है, ये चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे थे। उसके अलावा अगर मैं इस एग्जाम्पल को खोल के दिखाऊँ आपको, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था कि हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में बताया था कि जब हम HTML का टैग फाइल बनाएंगे तो उस फाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम उसमें क्लासेस वगैरह HTML की वो फाइल अप्लाई करवा रहे होते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने इसको बताया था। इसमें आपको वो कोड दिखा देता हूँ आपको इसमें। तो ये जो फाइल होती है हमारे पास, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों ने आगे प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हम किसी इनपुट फील्ड को कोई आईडी वगैरह देते हैं। तो आईडी के लिए हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड रखवाते हैं, इसके अंदर आईडी बताते हैं। आईडी का क्या होता है कि आईडी जो हमारे पास HTML का फॉर्म होता है वो आईडी यूनिक होती है। अब ये नहीं हो सकता कि मैंने आईडी फर्स्ट नेम की आईडी मैंने किसी और जगह पे भी आईडी रखूंगा। आईडी यूनिक होती है। क्लास हमारे पास जो सी होती है, सेम नाम की क्लास मल्टीपल प्लेसेस पे लग सकती है, लेकिन आईडी जो होती है वो हम यूनिक रखवा रहे होते हैं। अब हमारे पास इसी तरह ये क्लास हमारे पास आ रही है, हाईलाइट की क्लास है। फिर क्लास का फायदा क्या होता है कि अगर हम किसी एक स्पेसिफिक क्लास के ऊपर जाके कोई काम करेंगे तो ये क्लास जिस जिस जगह पे यूज हो रही होगी उस जगह पे स्टैम्प पैक शो हो जाएगा हमारे पास। इस क्लास का हमें ये फायदा होता है इसके अंदर। अब ये क्लास एट्रीब्यूट हमने डिफाइन की है, इसके ऊपर क्लास रखी है। इसके ऊपर अगर अब मेरे पास ये फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लास डिफाइन की है, ये क्लास हाईलाइट की क्लास है, उसके ऊपर मैंने कोई CSS वगैरह अप्लाई करवाता हूँ, यही क्लास मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, मैं इस इनपुट फील्ड के अंदर यूज़ कर लेता हूँ। यही क्लास जो सी है मैं ये दोनों जगह पे हाईलाइट की क्लास मैंने यूज़ किया। ठीक है, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इस हाईलाइट की क्लास को पकड़ के मैं इसके ऊपर कोई CSS की स्टाइलिंग अप्लाई करवाऊंगा, तो मेरे पास ये जिस जगह पे होगी वो सारी की सारी जगह पे हमारे पास ये क्लास हो जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमने विद इन द क्लास के अंदर कोई स्टाइल अप्लाई करवाना है, डॉट अच्छा, हाईलाइट की क्लास आ गई, इसका कलर इसकी क्लास की पॉइंट है। हम्म, चलिए हमारे पास आती है लेक्चर 2। ठीक है, इसका ना गलत लिख दिया उसका। तो ये क्लास का जो कंसेप्ट था, क्लास का मकसद ये होता है कि अगर हमने जो क्लास जिस जिस जगह पे भी अप्लाई की होगी उसकी जो CSS स्टाइलिंग होगी वो सारी की सारी जगह अप्लाई हो जाएगी। तो क्लासेस का ये फायदा होता है कि हम लोग एक डिफरेंट किस्म की एक क्लास बना लेते हैं, यूनिक क्लास बनाते हैं और डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्लासेस को यूज़ करवाएंगे इसमें। फिर इसी तरह जो इमेज का टैग होता है, जब हम इमेज का टैग यूज़ करवाते हैं तो इमेज का टैग के अंदर क्या करते हैं हम लोग उसमें, ये इसके एग्जांपल के अंदर मैंने इसमें एग्जांपल में दिखाया था कि आप लोग इमेज का टैग जो यूज़ करवाते हैं, फ्री होता है कि हमारे पास क्या होता है कि हमने इमेज को टैग के ऊपर जो सा ये इसके ऊपर एब्रीविएशन वगैरह यूज़ की थी। अगर फॉर एग्जांपल हमारा इमेज रेंडर नहीं हो रहा, अगर हमारा इमेज रेंडर नहीं हो रहा तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर आल्ट के साथ हम उसको बता सकते हैं कि ये इमेज है हमारे पास। अब ये इमेजेस हमारे पास इसलिए शो नहीं हो रहे कि हमारे पास ये लोकली उस फोल्डर के अंदर ये इमेजेस हैं ही नहीं है इस टाइम पे। तो इमेजेस के लिए प्रॉपर पाथ जो देंगे तो उसके हिसाब से हमारे पास ये इमेजेस होते हैं। इसी तरह ये एक एग्जांपल दिखाई की थी कि एज ड्राइव के अंदर इमेजेस के अंदर ये इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फर्दर इमेज को ओपन करवा देगा इसके अंदर।
ये चीज़ थी। इसके अलावा हमने इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट का क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर एग्जांपल CSS की क्लास भी अप्लाई नहीं करना चाह रहा, मैं आईडी के थ्रू भी नहीं करना चाह रहा, और स्टाइल और CSS के ऊपर जाके मैं स्टाइलिंग नहीं लिखना चाहता, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि HTML का एक स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम लोग CSS डिफाइन कर सकते हैं इसमें। तो उसी फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट हम लोग ये जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है उस कलर के साथ हम उसको स्टाइलिंग देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली इसका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसको कहता हूँ कि जी ये हमारे पास पैराग्राफ है, दिस इज पैराग्राफ है, उसका कलर ऑरेंज है, तो जब मैं इस पर रिफ्रेश करूँगा इस पेज को तो मेरा जो उस कलर होगा उसका ऑरेंज कलर करके दिखा देगा। ये ऑरेंज कलर आ गया। अब मैं फॉर एग्जांपल इसकी कोई स्टाइलिंग है, ये जो फाइल थी मेरे पास इसको मैं कहता हूँ कि जी इसका ये था, मैं इसका बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, तो ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है CSS की। बैकग्राउंड कलर को मैं कहता हूँ जी कि इसको कर दो तुम, ठीक है, मैं बैकग्राउंड ब्लू करता हूँ तो मेरे पास उस पैराग्राफ का जो टेक्स्ट का कलर था वो ऑरेंज था, उसका बैकग्राउंड का कलर ब्लू हो गया। तो ये स्टाइल की प्रॉपर्टी हमने इस तरह से यूज़ की है, मतलब डायरेक्ट किसी जगह पे किसी इनलाइन एलिमेंट के ऊपर हमने अगर हमने कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो हम इस तरह से अप्लाई करवा सकते हैं इसको। तो इस मतलब ये जो लेक्चर 2 और 3 की जो मैंने फाइल शेयर की हुई है आप इसको एक दफ़ा और गो थ्रू कर लें इन चीज़ों को। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो फिर आप मुझे कल बता दीजिएगा, फिर मैं उसके ऊपर बता दूंगा। सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर एग्जांपल्स हैं वो आपको वहाँ से पढ़ के पता लग जाएगा कि इसका मकसद क्या है इस फाइल का। मतलब अगर अब इस फाइल को मैंने खोलूँ तो मैंने इस फाइल के अंदर सबसे टॉप पे बताया हुआ है कि ये एलिमेंट्स हैं। एम्प्टी एलिमेंट का मतलब होता है कि उनको हम लोगों को लिखने के लिए एंडिंग टैग्स नहीं देने हैं। ये एलिमेंट्स की एग्जांपल है। फिर नेस्टेड एलिमेंट के अंदर मैंने उसके सारे के अंदर बताए हैं कि हम लोग नेस्टेड एलिमेंट लिख सकते हैं कि एक नॉर्मल पैराग्राफ है उसके अंदर हम लोग को बोल्ड वगैरह करके कोई चीज़ लिख सकते हैं। फिर उसके अंदर मैंने टैग्स की ऑप्शन बताई हैं इसमें। फिर मैंने इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में बताया है, फिर क्लास एट्रीब्यूट्स को बताया था। फिर ये हेडिंग्स का सेक्शन था, ये हेडिंग H1 से लेके H6 आप हेडिंग्स देखेंगे सारी की सारी ग्रेजुअली स्मॉल हेडिंग्स होती जा रही हैं हमारे पास, ठीक है। फिर लाइन ब्रेक्स के लिए हम लोगों ने देखा था कि लाइन ब्रेक किस तरह होती है, BR के थ्रू ये सारी ब्रेक्स होती हैं। फिर ये हॉरिजॉन्टल रो के थ्रू मैंने एग्जांपल बताई है कि आपने रो आती है तो लाइन कैसे लेके आनी है। फिर इसके अंदर एक एग्जांपल बताई है कि वाइट स्पेसेस कैसे आपने लेके आनी है। फिर ये डिफाइन प्री फॉर्मेटेड कोड का वही चीज़ है कि अगर आपने नॉर्मल वाइट स्पेस लाएंगे तो वो सिंगल एक स्पेस को लेके आएगा, लेकिन अगर आपने मल्टीपल स्पेसेस लानी है तो आप प्री के टैग्स के थ्रू एज इट इज़ डाटा प्रिंट करा सकते हैं। वो सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर आपके लिंक्स के सिंटैक्स कैसे होता है, ये डिफरेंट किस्म के लिंक्स होते हैं। ये स्टाइल सारे स्टाइल लिखे हुए हैं इसके ऊपर। जब एक लिंक विजिट हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, नॉर्मल लिंक का विजिट कलर और होता है। ये इसमें एग्जांपल हैं। फिर आप लोग डाउनलोड इमेजेस के लिए क्या जस्ट बताते हैं कि इमेज का जो पाथ होता है वो प्रॉपर देंगे तो इमेज आपके पास डाउनलोडिंग में आ जाएगा। फिर ये फॉर्मेटिंग की डिफरेंट किस्म की एग्जांपल इसमें बताई गई हैं कि आपने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने H2O को बनाना है तो H नॉर्मल आएगा, H को लिखेंगे सबस्क्रिप्ट के अंदर 2 लिखेंगे और O लिखेंगे तो हमारे पास H2O बन जाएगा। ये एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं। फिर इसी तरह कुछ डाटा को हमने शो करवाना होता है तो डिलीटेड टेक्स्ट कर रहा होता है, इसके अंदर हम डिलीटेड का टैग यूज़ करते हैं डेल का, उसके अंदर हम अपना टेक्स्ट बताते हैं तो ये लाइन को शो करवा देते हैं। इंसर्ट टेक्स्ट के लिए हम ये करवा देते हैं। तो फिर ये डिफरेंट किस्म के टैग्स वगैरह इसके अंदर बताए गए हैं। फिर कोटेशन वगैरह के लिए होता है कि ब्लॉक लेवल होते हैं, ब्लॉक कोड्स होते हैं, यानी कि डाटा एज इट इज कोटेशन के लिए शो करवाने के लिए आप लोग यूज़ करवाते हैं। फिर एब्रीवेशन की एग्जांपल, फिर इस तरह हमारे पास एक एड्रेस का टैग होता है जो सारे का सारा एड्रेस एज इट इज शो करवाते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो आपने जो ईमेल वगैरह लिखी होती है उसमें अपने एड्रेस इस तरह से लिखा होता है, तो ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइंस पे ले जाके उसका फॉर्मेटिंग स्टाइल के अंदर अप्लाई करवा के इसको पूरे का पूरा स्टाइल के साथ शो करवाता है। ये चीज़ें हैं। तो बाकी यही चीज़ें हैं, कल इंशाल्लाह फिर फर्दर उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन है आपके माइंड में? चलें ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह फर्दर आगे उसको यूज़ करेंगे और उसको देख लेंगे हम लोग।